अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। लाश एक 24 संदूक में बंद थी और वो संदूक दरियाई लहरों की दोष पर सफ़र करते हुए मेरे इलाके में आ गया था। मुझे जैसे ही इस वाक़ये की इत्तला मिली, मैं एक कांस्टेबल के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गया। वो माह नवंबर की एक खुशगवार सुबह थी। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला झंग के एक दूर दराज इलाके में थी। मौज़ा अजीज़ाबाद मेरे थाने से महज 2 फर्लांग के फासले पर वाक़ था, जिसकी आबादी 800 और 900 नफूस के दरमियान रही होगी। गांव के पहलू में एक दरिया बहता था, जिसकी दोनों जानिब ज़रई खेतों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। लाश बरदार 24 संदूक को दरिया में से निकालकर किनारे पर रख दिया गया था और संदूक का ढकना खुला हुआ था। मैंने संदूक के अंदर निगाह डाली तो वहां मुझे एक जवान उम्र के शख्स की लाश रखी हुई नजर आई। इसकी उम्र 24 और 25 के दरमियान रही होगी। इसे देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस शख्स को जिंदा इंसानों में शुमार नहीं किया जा सकता। मुझे बताया गया कि इस लाश को सबसे पहले करमू नामी एक शख्स ने देखा था। मैंने लाश का तफसीली मुआयना करने से पहले करमू से इब्तिदाई पूछताछ ज़रूरी समझी। हाँ करमू, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। तुम इस संदूक और इसमें मौजूद लाश के बारे में क्या जानते हो? करमू की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो सांवली रंगत का मालिक एक मजबूत काठी का शख्स था। उसके हाथ खासे बड़े थे। कबल इसके कि वो मेरे सवाल का जवाब देता, एक अधेड़ उम्र शख्स तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बोला, थानेदार साहब, इसकी आवाज़ गम से बोझल थी। ये मेरे बेटे अकबर की लाश है। समझ में नहीं आ रहा कि अकबर इस संदूक में कैसे पहुंच गया। ये तो कल अपने मामा से मिलने फतेहपुर गया था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मुर्दा शख्स के दुखी बाप से पूछा। मुझे रफ़ीक खोकर कहते हैं जनाब, वो गुलूगीर आवाज़ में अपना तारुफ कराते हुए बोला। मैं इधर अजीज़ाबाद ही में रहता हूँ और काश्तकारी करता हूँ। मैंने रफ़ीक खोकर का नाम सुना हुआ था, लेकिन मुलाकात आज पहली मर्तबा हो रही थी। वो एक छोटा ज़मींदार था। मेरी मालूमात के मुताबिक वो 27 एकड़ ज़रई अराज़ी का मालिक था। रफ़ीक खोकर, मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा। मैं सब पता कर लूँगा, तुम थोड़ी देर के लिए सब्र करके एक तरफ खड़े हो जाओ। मैं करमू से पूछताछ कर लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। वो अच्छा जी कहते हुए एक तरफ हट गया और वहाँ पर कमोबेश दर्जन भर अफराद जमा थे। मैंने सबको नज़रअंदाज करके करमू पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। फिर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अब बताओ, मैं सब जानना चाहता हूँ। सरकार, मेरा ताल्लुक़ अजीज़ाबाद ही से है और मैं एक गरीब मछेरा हूँ। वो लजाजत भरे अंदाज में बोला। मैं अक्सर दरिया पर मछलियाँ पकड़ने आता हूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं रात में अपना जाल दरिया में इन झाड़ियों के नज़दीक डालकर घर चला जाता हूँ और अगली सुबह यहाँ आकर अपने जाल को चेक करता हूँ। बात को अधूरा छोड़कर उसने झाड़ियों की जानिब इशारा किया। मज़कूरा झाड़ियाँ दरिया के किनारे के साथ दिखाई दे रही थीं। वो इतनी घनी थीं कि इनका एक गुंजान आबाद हिस्सा चंद फीट तक दरिया के अंदर तक चला गया था, जिसके बायस पानी के बहाव में कटाव जैसी कैफियत नमूदार हो गई थी। इन दिनों दरिया में अच्छा खासा पानी मौजूद था, लिहाजा मुतज़क्करा बाला कटाव वाज़े नज़र आ रहा था। तो आज सुबह तुम अपने जाल को चेक करने यहाँ पहुँचे थे? मैंने करमू की जानिब देखते हुए टटोलने वाले अंदाज में कहा। इसके बाद क्या हुआ? मैं जाल को खींचने के लिए जैसे ही दरिया में उतरा, इस संदूक पर मेरी नज़र पड़ी। वो मज़कूरा संदूक को देखते हुए बताने लगा। मुझे ये बहुत अजीब सा लगा। आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। संदूक झाड़ियों के साथ लगा हुआ था। मैंने पानी के अंदर उतरकर संदूक को अपनी तरफ खींचा तो इसमें हरकत पैदा हुई, यानी ये पानी की सतह पर तैरते हुए मेरी सिमत बढ़ने लगा। मैं जाल को समेटना भूल गया और इस संदूक को किसी तरह खींचकर धकेलकर किनारे तक ले आया। फिर वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, फिर क्या किया तुमने करमू चाचा? इस संदूक का ढकना बंद था, मगर इसकी कुंडी में कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। संदूक को पानी से बाहर लाते हुए मुझे महसूस हो गया था कि इसके अंदर कोई वज़नी शय मौजूद है, लेकिन मैं बंद संदूक के अंदर इस शय के बारे में
कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका, जिसकी वजह से मुझे खासी बेचैनी और तजस्सुस महसूस होने लगा। बस फिर मैंने अपने दिमाग की तस्कीन के लिए इसका ढकना उठाकर अंदर झाँका। बात अधूरी छोड़कर करमू ने एक झुरझुरी ली, फिर लम्हाती तवक्कुफ के बाद सरसीमा लहजे में बताया। संदूक के अंदर रफ़ीक खोखर के बड़े बेटे अकबर खोखर को बेहोश पड़े देखकर मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा और मैंने चीख चिल्लाकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों को यहाँ बुला लिया। हम सब ने बारी बारी तेज़ आवाज़ में पुकार कर अकबर को जगाने की कोशिश की, मगर ये टस से मस न हुआ। इसकी गहरी और पुरस्रार खामोशी ने हमें तशवीश में डाल दिया। इसके बाद कुछ लोग अकबर के घर वालों को बताने चले गए और 2 अफराद ने आपको इत्तला देने के लिए थाने का रुख किया। बस सरकार, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। ठीक है, करमू के खामोश होने पर मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली और इसे अपने दिमाग में भी बिठा लिया है, लेकिन तहरीरी बयान रिकॉर्ड करवाने लिखवाने के लिए आज किसी वक्त मेरे पास तुम्हें थाने आना होगा। सर के बल आऊँगा माई बाप, वो फिदवियाना लहजे में बोला। आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। चलो अब तुम अपने जाल के साथ मसरूफ़ हो जाओ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। ये ना हो कि यहाँ की सूरत हाल से परेशान होकर तुम्हारी जाल में फंसी हुई मछलियाँ वापस दरिया की मौजों में शामिल हो जाएं। वो मेरी बात को समझ पाया या नहीं, बहरहाल अस्बात में गर्दन हिलाने के बाद वो दरिया के अंदर उतर गया। मैं दोबारा इस चौबी संदूक और उसके अंदर रखी हुई अकबर खोखर की लाश की तरफ मुतवज्जा हो गया। बकुआ पर पहुँचने के बाद से अब तक मैंने अकबर खोखर के बेहिस्सो हरकत जिस्म के लिए लाश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये मेरी पेशेवराना महारत और साल के तजुर्बे का नतीजा है कि मैंने पहली ही नज़र में उसकी मौत का अंदाज़ा लगा लिया था। ताहम इस तफ्तीशी अमल को अंदाज़ों से आगे बढ़ाना ज़रूरी था। चुनाचे इस मकसद के लिए मैंने संदूक में मौजूद अकबर के जिस्म को बाहर निकलवाया और बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। अकबर का जिस्म बुरी तरह अकड़ा हुआ था और बदन के किसी भी हिस्से पर मुझे कोई ज़ख़म या अंदरूनी चोट का निशान नज़र न आया। मैंने इसकी गर्दन का भी बारीक बीनी से जायज़ा लिया। वहाँ भी मुझे ऐसे आसार दिखाई न दिए जिसकी बिना पर यह सोचा जाता कि किसी शकीउल कल्ब शख्स ने गला दबाकर इसे मौत के घाट उतार दिया होगा। अकबर खोखर की मौत का दुरुस्त वक्त तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकता था, मगर इसके जिस्म की हालत और अकड़ाव के पेश नज़र में पूरे वसूख के साथ कह सकता था कि इसे इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरा दिन गुजर चुका था। और सरे दस्त मैं इसकी मौत के हवाले से भी 2 अंदाज़े लगाने की पोजीशन में था। नंबर 1, इसकी मौत के पीछे किसी सरीउल असर जहर का हाथ था, क्योंकि मैंने इसकी जिल्द की रंगत में एक मखसूस तब्दीली नोट की थी। और नंबर 2, वो तबई मौत मरा था। अकबर खोखर की मौत तबई थी या किसी दुश्मन ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था, ये राज ज़्यादा देर तक मुझसे छुपा नहीं रह सकता था। फिलहाल एक 24 संदूक के अंदर से इसकी लाश का बरामद होना मुझे कई जावियों पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। ये सब जिसने भी किया था और उस तक पहुंचना मुझे बहुत ज़रूरी था। इसके बाद ही इस केस को हल किया जा सकता था। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया। मकतूल मरहूम अकबर खोखर के लिबास की तलाशी लेते हुए दीगर चीज़ों के अलावा अच्छी खासी रकम भी मेरे हाथ लगी थी, जिससे जाहिर होता था कि किसी डाकू ने लूटने के लिए इसे कत्ल नहीं किया था, वरना वो 600-700 रुपये के करेंसी नोट इसकी 3 मुख्तलिफ जेबों में यूं ही छोड़कर न चला जाता। मैंने 600-700 रुपयों के लिए अच्छी खासी रकम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाक़या आज से 64-65 साल पहले का है। मौजूदा दौर में आप इसे लाखों रकम समझ सकते हैं। बकुआ की ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद मैंने कांस्टेबल शौकत अली की निगरानी में अकबर खोखर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल रवाना कर दिया। इसके बाद मैंने वहां मौजूद अफराद में से चंद एक को अपने सवालात से गुजार कर ये जानने की कोशिश की कि शायद वो कुछ ऐसा बता सकें जिससे इस पुरअसरार वाक़ये पर रोशनी पड़ सके, मगर इनमें से कोई भी करमू मछेरे से ज़्यादा नहीं जानता था। वो सब तो करमू की पुकार पर ही वहाँ पहुँचे थे। जिस संदूक के अंदर से अकबर खोखर की लाश बरामद हुई थी, इसकी लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 2 फीट और गहराई 1.5 फीट थी।
ऐसा महसूस होता था जैसे वो संदूक खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया गया था। संदूक दरिया के किनारे जिस मकाम पर झाड़ियों में फंसा हुआ पाया गया था, वो इलाका मौजा अजीजाबाद का था। दरिया का बहाव मशरिक से मगरिब की सिमत था और अजीजाबाद से मशरिक में पहला गांव जो आता था उसका नाम मौजा फतेहपुर था। लिहाजा ऐसा समझने में कोई कबाहत नहीं थी कि मज़कूरा संदूक 4 मील का आबी सफ़र करके फतेहपुर से अजीजाबाद पहुंचा होगा। और अकबर खोकर के बाप ने मुझे बताया था कि उसका ये बेटा गुज़िश्ता रोज़ अपने मामा से मिलने फतेहपुर गया था। वो दोपहर का वक्त था और मैं मकतूल अकबर खोकर के घर में बैठा हुआ था। मकतूल का बाप रफ़ीक खोकर और माँ बुशरा भी मेरे सामने मौजूद थे। इनका छोटा बेटा असगर खोकर नज़र नहीं आ रहा था। जाए वारदात पर मुझे अच्छी खासी देर हो गई थी, इसलिए मैं रफ़ीक के हमरा उसके घर आ गया था। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो दोनों मियाँ बीवी अपने जवान बेटे की हसरतनाक मौत पर बेहद गमज़दा थे। रफ़ीक, तुमने उधर दरिया के किनारे मुझे बताया था कि अकबर कल फतेहपुर अपने मामा से मिलने गया था। मैंने धीमे लहजे में पूछताछ का आगाज़ करते हुए कहा। वो कितने बजे घर से निकला था? फतेहपुर में बुशरा का बड़ा भाई मलिक खुदाबख्श रहता है, उसने जवाब दिया। अकबर कल सुबह 8 बजे से घर से निकला था। वो महीने में 1-2 बार उधर का चक्कर लगाता रहता है। मैं अपने भाई की बेटी फरजाना से अकबर की शादी के बारे में सोच रही हूँ, बुशरा ने कहा। रिश्ते की बात तो चल रही है, मगर भाभी शबनम ने रोक लगा रखी है, इसलिए मामला अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अकबर से बहुत मोहब्बत करता है। एक न एक दिन शबनम को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्या अकबर ने अपनी वापसी के बारे में कुछ बताया था? मैंने पूछा। जी थानेदार साहब, रफ़ीक इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसने कहा था कि शाम तक वो वापस लौट आएगा, लेकिन जब कल उसकी वापसी नहीं हुई तो हमने यही समझा कि वो रात वहीं रुक गया होगा। सुबह किसी वक्त आ जाएगा। और वो लम्हे भर को थमा, फिर रुहासी आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, आज वो जिस हालत में लौटा है वो आपने अपनी आंखों से देख ही लिया है। पता नहीं किस दुश्मन की जालिम नज़र मेरे जवान जहान बेटे को खा गई है, बुशरा ने दर्दनाक लहजे में कहा। यकीनन ये किसी जानी दुश्मन ही का काम हो सकता है, क्योंकि दोस्त इस तरह किसी को संदूक में बंद करके दरिया बुर्द नहीं करते, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अकबर कल सुबह फतेहपुर गया था और फिर जिंदा वापस नहीं आया। जिस दरिया से इसकी संदूक बंद लाश बरामद हुई है, इसका बहाव फतेहपुर से अजीजाबाद की जानिब है, जिससे फौरी तौर पर जहन में यही आता है कि किसी ने उधर फतेहपुर ही में अकबर को मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश को एक चौबी संदूक में रखकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। मैं जानना चाहूँगा कि फतेहपुर में आपकी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? इस इंतहाई संजीदा और गंभीर गुफ्तगू के दौरान में मैं अहम नुकात को अपनी डायरी में नोट भी करता जा रहा था, ताकि याददाश्त से उतर जाने के बावजूद भी डायरी के सफ़ात पर महफूज रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है थानेदार साहब, रफ़ीक ने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। न ही अजीज़ाबाद में और न ही फतेहपुर में। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि अकबर की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है। भाभी शबनम मुझे पसंद करती है और न ही रफ़ीक को, बुशरा ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। और हमारे दोनों बेटों से भी कभी उसने मोहब्बत या अपनायत का इजहार नहीं किया। लेकिन मैं समझती हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं कि वो औरत मेरे बच्चों की जान की दुश्मन बन जाए। शबनम मिजाज की तेज़ ज़रूर है, लेकिन वो भाई के आगे ज़बान चलाने की जुर्रत नहीं रखती। जब वो अपनी औकात से बाहर आने लगती है तो भाई खुदा बख्श एक दबका मारकर इसे चुप करा देते हैं। बेटों के जिक्र पर याद आया कि तुम्हारा छोटा बेटा असगर मुझे कहीं नज़र नहीं आया, मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए कहा। न इधर दरिया के किनारे और न ही घर में। क्या वो गांव से बाहर गया हुआ है? असगर को मैंने आज ही फतेहपुर रवाना किया है, रफ़ीक ने बताया। जब मुझे पता चला कि दरिया में से अकबर की लाश मिली है तो हम दोनों बाप बेटा दरिया की तरफ गए थे और आपकी आमद से पहले मैंने असगर को फतेहपुर भेज दिया ताकि वो पता चलाए कि वहाँ अकबर के साथ क्या वाक़या पेश आया है। फतेहपुर और अजीज़ाबाद में लगभग 4 मील की मुसाफत है,
मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। पैदल सफ़र करने वाला कोई भी बंदा 1 घंटे में ये फासला तय कर सकता है। इस हिसाब से असगर को शाम से पहले वहाँ की मुकम्मल जानकारी लेकर वापस आ जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, रफ़ीक खोकर ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने असगर को ताकीद की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो वापस आकर मुझे बताए कि वहाँ अकबर पर क्या बीती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बुशरा ने भीगी हुई आवाज़ में कहा। अकबर तो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, कहीं असगर के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। 3-4 माह के बाद तो उसकी शादी भी तय थी। खुद को संभालो बुशरा, रफ़ीक ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। अल्लाह खैर करेगा, असगर को कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी देर में फतेहपुर से वापस आ जाएगा। अगर तुम इसी तरह बार बार रोती रहीं तो मैं भी हौसला हार जाऊंगा। बात के इख्तिताम पर रफ़ीक की आवाज़ में नमी उतर आई थी। ये केस बज़ाहिर एक सीधी सादी कत्ल की वारदात नज़र आता था, लेकिन इसके अंदर पेच दर पेच बहुत कुछ छुपा हुआ था। ये रहज़नी का वाक़या भी नहीं था। अगर ये किसी लुटेरे या डाकू की कार्रवाई होती तो वो एक तगड़ी रकम अकबर खोकर की जेबों में छोड़कर न जाता, फिर संदूक के अंदर लाश को रखकर उसे दरिया में बहा देना भी सोच में उलझन का जाल फैला देता था। और अब असगर की शादी का जिक्र। असगर की शादी कब हो रही है? मैंने पूछा। अगले साल के 3रे महीने में जनाब, रफ़ीक ने बताया। मैंने असगर का रिश्ता अपने बड़े भाई सिद्दीक खोकर की बेटी फौजिया के साथ तय कर रखा है। वो लोग भी इधर अजीज़ाबाद ही में रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। फिर कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, ये कुछ अजीब सा नहीं है कि बड़े भाई का रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ था और छोटे भाई की शादी सर पर भी आ गई है? बुशरा के अपने भाई मलिक खुदाबख्श से मुज़ाकरात जारी थे थानेदार साहब, रफ़ीक ने बताया। उम्मीद यही थी कि खुदाबख्श अपनी घरवाली को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लेगा। मेरी ख्वाहिश थी कि दोनों भाइयों की शादी एक साथ मार्च ही में हो, आगे जो मर्जी मेरे सोने रब की। मैंने अपने बेटे को हर कीमत पर अपने भाई के घर से ब्याहने का ख्वाब देख रखा था, बुशरा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। और भाई खुदाबख्श ने मेरा यह ख्वाब पूरा करने का मुझे यकीन भी दिलाया था, मगर वही बात कि अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। वो ताज़ियत वाला घर था, इसलिए वहाँ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, जिनमें ज़्यादातर रफ़ीक खोकर के नज़दीकी रिश्तेदार थे। मैंने इन मियाँ बीवी को ज़्यादा मसरूफ़ रखना मुनासिब न समझा और ये कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैं अब चलता हूँ, तुम लोग घर में ताज़ियत के लिए आने वालों को देखो। जब असगर फतेहपुर से वापस आ जाए और वो जो भी कहानी सुनाए, इसके बारे में फौरी तौर पर मुझे बताना है। जो हुक्म सरकार, रफ़ीक खोकर ने फर्मा बरदारी से कहा। बल्कि तुम असगर को मेरे पास थाने भेज देना, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। मैं खुद उससे पूछताछ कर लूँगा। जी ठीक है, रफ़ीक ने इस बात में जवाब दिया। थानेदार साहब, बुशरा ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, अकबर की लाश हमें कब तक मिल जाएगी? मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कल शाम से पहले किसी भी वक्त तुम्हारे बेटे की लाश अस्पताल से पहुंचा दी जाएगी, मैंने इसे बताया। लाश जैसे ही मेरे थाने में आएगी मैं तुम लोगों को इतला दे दूंगा। इन गमज़दा मियाँ बीवी को तसल्ली दिलासा देकर जब मैं घर से निकला तो 2 अफराद से मेरा सामना हो गया। यकीनन वो लोग भी अकबर खोकर की अलमनाक मौत पर रफ़ीक और उसकी बीवी बुशरा को पुरसा देने आए होंगे। इनमें से एक जवान उम्र और दूसरा 60 के पेटे में दिखाई देता था। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब, संजीदा शख्स ने मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया तो उसके साथी जवान ने बड़े कड़वे लहजे में मुझसे एक गैर मुतवक्के सवाल कर दिया। थानेदार साहब, आपने अकबर की लाश को थाने भिजवाने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं दिखा दी? तुम कौन हो? मैंने उखड़े हुए लहजे में इस्तफसार किया। मेरा नाम कादिर है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। और ये मेरे अब्बा जी हैं सिद्दीक खोकर। वो अपने साथी की जानिब देखते हुए बोला। हमें जब इस वाक़ये की इत्तला मिली तो हम फ़ौरन दरिया के किनारे पहुंच गए थे, लेकिन तब तक आप अकबर की लाश को वहां से रवाना कर चुके थे। हम अकबर का मुंह भी नहीं देख सके। कादिर के नाम से तारुफ कराने वाले इस नौजवान की उम्र 18 के करीब थी। वो मिजाज का तेज़ और ख़ासा पुरगुरूर नज़र आता था। इसकी बेवकूफ़ाना बात पर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। ताहम वो ऐसा मौका नहीं था कि मैं हिमाकत के इस मुजाहिरे पर इसकी मिजाज पुरसी कर डालता। सो मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, बरखुरदार,
میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے قانون کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل کسی وقت تمہیں اکبر کھوکر کا منہ دیکھنے کا پورا موقع ملے گا۔ کیونکہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کیونکہ میں نے اکبر کھوکر کی لاش کو تدفین کے لیے قبرستان نہیں بلکہ پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا ہے، جہاں سے وہ کل میرے تھانے واپس آ جائے گی۔ قادر لاجواب سا ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا گھر میں داخل ہو گئے۔ رفیق کھوکر اور اس کی بیوی بشرا سے بات چیت کے دوران میں مجھے یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اصغر کا رشتہ صدیق کھوکر کی بیٹی فوزیہ سے طے کر رکھا تھا اور آئندہ سال مارچ میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ لیکن بدقسمت اکبر کا معاملہ کھٹائی میں بلکہ اندھی کھائی میں جا گرا تھا۔ پتہ نہیں اس میں اکبر کی ممانی شبنم کی کوئی بدخواہی تھی یا اس کے نصیب میں کاتب تقدیر نے کنوارا ہی مرنا لکھا ہوا تھا۔ میں صدیق کھوکر اور اس کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن رفیق کھوکر کے گھر سے نکلتے ہوئے صدیق کھوکر اور اس کے جواں سال بیٹے قادر سے جو میری مختصر سی ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ قادر ایک نامعقول اور غسیلا لڑکا تھا، جبکہ صدیق کھوکر اولاد سے دبنے والا ایک مجبور باپ۔ آج 12 نومبر جمعرات کا دن تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اکبر کھوکر کی موت گزشتہ روز کسی وقت واقع ہوئی تھی۔ اکبر کی لاش نے مجھے کئی زاویوں سے الجھن میں ڈال رکھا تھا اور میں تھانے میں بیٹھا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل اکرام شاہ نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ اکبر کا چھوٹا بھائی اصغر مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اکرام شاہ کا تعلق موضع عزیز آباد سے تھا، اسی لیے وہ وہاں کے تمام وسنیک کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ دن میں جب میں مقتول کے گھر میں بیٹھا اس کے والدین سے بات چیت کر رہا تھا تو رفیق کھوکر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اصغر کو معلومات حاصل کرنے فتح پور بھیجا ہوا ہے۔ میں نے اسے اصغر کو تھانے بھیجنے کے لیے کہہ دیا تھا اور اب اصغر مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ اصغر کھوکر کی عمر 22 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک طویل قد و قامت اور متناسب البدن نوجوان تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھانے دار صاحب، مجھے سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، ابا جی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے جا کر ملوں، میں اسی لیے تھانے آیا ہوں۔ اس کی آواز سے گہرے رنج و غم کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں اسے رنجیدہ اور دکھی تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ اصغر، مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے حادثے کا بے حد افسوس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تک میں اکبر کھوکر کے قاتل کو کڑی سے کڑی سزا نہ دلوا دوں، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن سزا دلوانے سے پہلے آپ کو اسے پکڑنا ہوگا، اور فی الحال تو آپ اس کمینے شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، تم بڑی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہو اصغر، میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن میری یہ بے خبری زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی۔ میں بہت جلد اکبر کے قاتل کی گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس نیک مقصد کو حاصل کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ وہ چونکی ہوئی ہوائی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جو بھی صندوق میں سے تمہارے بھائی کی لاش برآمد ہوئی ہے وہ فتح پور سے دریا کے پانی میں بہتا ہوا عزیز آباد پہنچا ہے۔ میں یہ بات دریا کے بہاؤ کی سمت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، میں نے اصغر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی اپنے ماما ملک خدا بخش سے ملنے کل صبح فتح پور گیا تھا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اکبر کو پیش آنے والے جان لیوا حادثے کا تعلق فتح پور ہی سے ہے، اور تم میری مدد کچھ اس طرح کرو گے کہ… لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اصغر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ تم ابھی فتح پور سے ہو کر آئے ہو، مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اکبر بھائی کل فتح پور گیا ہی نہیں تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اصغر؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا،
یہ تم کیا کہہ رہے ہو اصغر؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں یہاں سے سیدھا اپنے ماما کے گھر گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اکبر بھائی ان کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ فتح پور میں کسی اور شخص نے بھی کل اکبر کو نہیں دیکھا۔ اکبر کی موت کی خبر سن کر ماما کے گھر میں تو کوہرام مچ گیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اکبر بھائی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے اس نے صورتحال کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ اور گمبھیر بنا دیا ہے اصغر، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اکبر کل صبح فتح پور جانے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا، لیکن تمہارے یعنی کہ ملک خدا بخش کے بیان کے مطابق وہ ان کے پاس نہیں پہنچا۔ آج صبح عزیز آباد کی حدود میں اس کی اکڑی ہوئی لاش ایک چوبی صندوق کے اندر بند دریا کے پانی میں جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت کا ذمہ دار کون ہے، اسے کب اور کہاں فنا کے گھاٹ اتارا گیا، اور صندوق میں اس کی لاش کو بند کرنے سے قاتل کا آخر مقصد کیا تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو تلاش کرنا ہے تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اصغر، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تم گھر جاؤ اور اس نکتے پر مسلسل غور کرتے رہو کہ اکبر کا ایسا کون سا دشمن تھا جس نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ تم کل دن میں کسی وقت میرے پاس آؤ، پھر ہم اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس وقت تو میں خود کو بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ آپ کے حکم کے مطابق میں کل دوپہر کے بعد دوبارہ یہاں آ جاؤں گا۔ ویسے بھائی کی لاش کب تک اسپتال سے واپس آ جائے گی؟ امید ہے کہ کل دوپہر تک اکبر کھوکر کی لاش پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ قاضی کارروائی کے بعد میں لاش کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اصغر تم نے اکبر کے کسی دشمن کے بارے میں سوچنے کے علاوہ ایک اور اہم کام بھی کرنا ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے بات مکمل کر دی۔ جس صندوق کے اندر سے تمہارے بھائی کی لاش برآمد ہوئی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس صندوق کے مالک تک پہنچ جائیں تو پھر ہمارا اگلا ہاتھ قاتل کی گردن پر ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ویسے میں نے اس صندوق کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میں اس بات کو ذہن نشین رکھوں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے حوالدار انور علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب میں رفیق کھوکر کے گھر سے واپس آیا تھا تو اس وقت بھی حوالدار سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ وہ سلام کرنے کے بعد میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انور علی، اس کیس میں ایک خطرناک موڑ آ گیا ہے۔ آپ کس موڑ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا اس صندوق کے مالک کا پتہ چل گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے انور علی، میں نے ایک بار نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جس خطرناک موڑ کا تذکرہ کیا ہے اس کا تعلق مقبول اکبر کے فتح پور نہ پہنچنے پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا ملک صاحب؟ حوالدار کی آنکھوں میں الجھن بھری حیرت نمودار ہوئی۔ آپ نے بتایا تھا کہ مقتول کے باپ کے بیان کے مطابق وہ کل صبح 8 بجے فتح پور جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ رفیق کھوکر نے غلط بیانی نہیں کی تھی، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اصغر فتح پور کا چکر لگا کر آیا ہے اور یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ اکبر کھوکر کل اپنے ماما ملک خدا بخش کے گھر پہنچا تھا اور نہ ہی فتح پور میں کسی شخص نے اسے دیکھا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ مقتول کے فتح پور جانے والے پروگرام سے واقف تھا۔ حوالدار سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس نے راستے ہی میں کسی مقام پر اکبر کو گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اس کی لاش کو ایک صندوق میں بند کر کے سپرد دریا کر دیا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا ملک صاحب۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور، میں نے جلدی سے کہا۔ بات چیت ہی سے تو معاملات آگے بڑھتے ہیں اور انسان کسی نتیجے پر پہنچ پاتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قاتل کوئی نہایت ہی شاطر اور چال باز شخص ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ پولیس کی تفتیش کو کسی اور رخ پر ڈالنا چاہتا ہے تاکہ ہم کبھی اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ تمہاری بات میں وزن ہے انور علی،
میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ اس حوالے سے تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، یہ تو ثابت ہو چکا کہ مقتول کل صبح فتح پور نہیں جا سکا تھا۔ عزیز آباد سے فتح پور کے درمیان صرف 4 میل کا فاصلہ حائل ہے اور اسی راستے پر قاتل گھات لگائے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاتل نے کسی طرح مقتول پر قابو پا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر اس کی لاش کو 24 صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تاکہ ایسا لگے کہ مقتول کی لاش فتح پور سے عزیز آباد پہنچی ہے۔ قاتل اس سنگین واردات کا سارا ملبہ فتح پور والوں پر ڈالنا چاہتا ہے۔ انور علی، تمہاری تھیوری کا ایک حصہ تو بآسانی میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، لیکن بعض حقائق کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھ پا رہے۔ مثلاً کون سے حقائق؟ ملک صاحب، وہ استفساریہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ انور علی، تمہاری تھیوری کا ایک حصہ تو بآسانی میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، لیکن بعض حقائق کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھ رہے۔ مثلاً کون سے حقائق ملک صاحب؟ وہ استفساریہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ طے ہو گیا کہ اکبر کھوکر کل فتح پور نہیں پہنچ سکا تھا، میں نے جواب دیا۔ آج کل دریا کی رفتار 4 سے 5 میل فی گھنٹہ ہے، یعنی اگر اس صندوق کو فتح پور سے دریا کی موجوں کے حوالے کیا گیا ہوتا تو اسے 1 گھنٹے میں عزیز آباد کی حدود میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن لمحاتی توقف کرتے ہوئے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن کرمو مچھیرے نے مجھے بتایا کہ گزشتہ شام میں اس نے اپنا جال دریا میں پھینک دیا تھا اور اس وقت وہاں یہ صندوق نہیں تھا۔ مذکورہ 24 صندوق رات کے کسی حصے میں وہاں پہنچ کر جھاڑیوں میں پھنسا دیا گیا تھا اور اکبر کھوکر کی اکڑی ہوئی لاش ہمیں بتاتی ہے کہ اسے کل دن میں کسی وقت سپرد خاک کیا گیا تھا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ حوالدار نے قدرے جوشیلے لہجے میں کہا۔ قاتل ہمارے دھیان کو بھٹکا کر فتح آباد کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اپنی توجہ عزیز آباد اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز کرنا ہوگی۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ہم فتح پور کو کیسے یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل صبح تم فتح پور روانہ ہو جاؤ۔ وہاں کی تفتیش اور تحقیق میں نے تمہیں سونپ دی ہے، یہاں کے معاملات کو میں خود دیکھ لوں گا۔ امید ہے کہ ایک آدھ روز میں ہم لوگ قاتل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی وقت کانسٹیبل اکرام شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، ملک صاحب، آج میں ذرا جلدی گھر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ادھر تھانے میں ہنگامی حالات چل رہے ہیں اور تمہیں گھر جانے کی پڑی ہوئی ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ملک صاحب، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا، کل صبح میں جلدی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل اکرام شاہ کا تعلق موضع عزیز آباد سے تھا اور وہ ایک محنتی پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ گھر پر اور صبح جلدی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تھوڑا ہوم ورک دے رہا ہوں، وہ مکمل کرنے کے بعد ہی تم لوٹنا۔ ہوم ورک؟ اس نے متذبذب انداز میں میری طرف دیکھا۔ تم عزیز آباد کے رہنے والے ہو؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہاں کے وسنیکوں اور ان کے معاملات سے تمہیں اچھی طرح آگاہی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ اکبر کھوکر کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ فرما برداری سے گردن کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا، میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ 24 صندوق کس شخص کی ملکیت ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اب تم اپنے گھر روانہ ہو جاؤ۔ کانسٹیبل اکرام شاہ کے جانے کے بعد میں اور حوالدار انور علی آئندہ روز کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 13 نومبر بروز جمعہ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اکبر کھوکر کی لاش تھانے پہنچا دی گئی اور اس رپورٹ نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول اکبر کھوکر کی موت 11 نومبر کی صبح
8 और 10 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी और इसकी मौत का सबब था जहर खानी। गोया जब करमू मछेरे ने संदूक में रखी लाश को देखा तो अकबर खोकर को इस दुनिया से रुखसत हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। मैंने इस अकड़ी हुई लाश को देखने के बाद 2 अंदाजे कायम किए थे, या तो वो मौत तबई थी और या फिर इसे जहर देकर फना के घाट उतारा गया था। मेरा ये दूसरा अंदाज़ा 16 आने सच निकला था। यहाँ पर कई एक सनसनीखेज सवालात सर उठाते थे। अकबर खोकर 11 नवंबर बुध की सुबह 8 बजे अपने घर से निकला था। इसे फतेहपुर का सफ़र दरपेश था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इसकी मौत का वक्त इसी रोज़ 8 और 10 बजे के बीच बता रही थी। गोया ये कहा जा सकता था कि घर से रवाना होने के बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। ये इसी सूरत मुमकिन था कि घर से निकलने के फ़ौरन बाद इसे किसी ने सरीउल असर जहर खिला दिया हो, और ये भी हो सकता था कि वक़्वा के रोज़ उसने जो नाश्ता किया वो जहरीला हो। इस बात को चेक किया जा सकता था कि नाश्ते में खाई जाने वाली खुराक नॉर्मल थी या जहर आलूद, और अगर इसे घर से निकलने के बाद जहर दिया गया था तो फिर ये सोचने की ज़रूरत थी कि इसकी जान का दुश्मन कौन था। अलावा इसी अकबर खोकर की अकड़ी हुई लाश भी बहुत कुछ सोचने का तकाजा कर रही थी। ये बात किसी मौम में से कम नहीं थी कि कातिल ने मकतूल की लाश को पूरा दिन संदूक के अंदर किस मकसद से छुपाए रखा था। इन ताज़ा तरीन हालात में यही समझ में आ रहा था कि मकतूल घर से तो निकला, मगर उसे अपने मामा मलिक खुदाबख्श के पास पहुंचना नसीब नहीं हुआ था, और कातिल ने 24 संदूक को दरिया में फेंककर ऐसी साजिश बुनी थी कि मकतूल की मौत की जिम्मेदारी फतेहपुर वालों के हिस्से में आ जाए। शुरू में ये केस जितना सादा महसूस हुआ था, दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं था। हर कदम पर इस केस का ज़ाविया तब्दील होता जा रहा था, जिसकी वजह से सूरत हाल बुरी तरह उलझकर रह गई थी। दोपहर के बाद मकतूल का छोटा भाई असगर खोकर हस्बे वादा मुझसे मिलने थाने आया तो मकतूल की लाश उसके हवाले करने से पहले मैंने चंद अहम सवाल किए। असगर, मुझे बताओ कि वक़्वे के रोज़ तुम्हारे घर में क्या हुआ था? हमें पता चला था कि करमू मछेरे ने दरिया से कोई संदूक निकाला है जिसके अंदर अकबर भाई की लाश रखी हुई है। वो मेरे सवाल के जवाब में बोला। मैं अब्बा जी के साथ दरिया की तरफ चला गया था और फिर अब्बा जी ने मुझे फतेहपुर रवाना कर दिया था। मैं कल सुबह की नहीं, परसों सुबह 11 नवंबर बरोज़ बुध की बात कर रहा हूँ। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर सपाट आवाज़ में कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारे भाई की मौत का वक्त 11 नवंबर सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान का लिखा हुआ है, यानी जब वो फतेहपुर जाने के लिए अपने घर से रवाना हुआ तो इसके थोड़ी देर बाद ही इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। ओह, तो ये बात है। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। हाँ, बात तो यही है, मगर इसे मामूली या हकीर नहीं समझना। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मुझे बताओ, जब अकबर घर से निकला तो तुम कहाँ थे? मैं इस वक्त घर ही में था जनाब, उसने बताया। इस रोज़ अकबर ने नाश्ते में क्या खाया था? मैंने पूछा। देसी घी का पराठा, आम, लीमू मिर्ची का अचार और इसके बाद लस्सी, उसने जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। और तुमने? वही सब कुछ जो अकबर भाई ने खाया था, वो मोतदिल अंदाज में बोला। हम दोनों भाइयों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया था। अम्मी पराठे बना रही थीं और अब्बा जान हमसे पहले नाश्ता कर चुके थे। कितनी अजीब बात है ना असगर, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। 11 नवंबर की सुबह तुम दोनों भाइयों और तुम्हारे माँ बाप ने एक जैसा नाश्ता किया था, लेकिन तुम तीनों बिल्कुल ठीक ठाक हो और तुम्हारा भाई मौत के मुंह में जा चुका है। अकबर भाई की मौत का नाश्ते से क्या ताल्लुक़ है थानेदार साहब? वो सरासीमा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। बहुत गहरा और ख़तरनाक ताल्लुक़ है असगर खोकर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारे भाई की मौत जहर ख्वानी से हुई है और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखी हुई है। ओह, वो एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। मकतूल के मैदे के तज़किये से भी यही पता चला है कि तुम्हारे भाई की मौत का सबब एक मौलिक जहर ही है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगर ये बात सच है तो फिर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि घर से रवाना होने के बाद किसी ने भाई को कोई जहरीली चीज़ खिलाई होगी। वो पुरसोच अंदाज में बोला, क्योंकि अगर इस रोज़ वाला नाश्ता जहरीला होता तो इस वक्त हम चारों में से कोई एक भी जिंदा ना होता। मंतकी तौर पर तुम्हारी बात दुरुस्त है असगर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मेरी खोपड़ी में एक पुलिस अफसर का जहन है
जो सामने नजर आने वाली हकीकत और इसके पीछे झलकती मंतक को भी बाज़ औक़ात नज़रअंदाज करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी सूरत में हम लोग बिल्कुल अनोखे अंदाज में सोचते हैं और बिलाखिर किसी नतीजे पर पहुंच ही जाते हैं। ये जानकर तुम्हें हैरत होगी कि अगर हमने किसी गुमशुदा घोड़े को तलाश करना हो तो खुद भी घोड़ा बन जाते हैं। आपकी ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई थानेदार साहब, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। कोई इंसान भला घोड़ा कैसे बन सकता है? सोच की हद तक ज़रूर बन सकता है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। हम लापता घोड़े का सुराग लगाने के लिए किसी घोड़े की तरह सोचते हैं कि हमें ऐसी सूरत हाल में कहाँ होना चाहिए। फिर हालात व वाक़ियात और हासिल मालूमात की रोशनी में हम चल पड़ते हैं और बहुत जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो गुमशुदा घोड़ा मौजूद होता है। थानेदार साहब, वो बेजारी से बोला, आपकी तफ्तीश के इस अनोखे तरीके को समझना मेरे बस की तो बात नहीं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अकबर भाई की लाश को घर ले जाऊं? ज़रूर ले जाओ, मैंने कहा, और इसकी तहजीज़ व तकफ़ीन का अच्छे से बंदोबस्त करो। इसके साथ ही रफ़ीक खोकर के कान में अकबर की मौत का सबब भी डाल देना। मैं कल किसी वक्त तुम्हारे माँ बाप से मिलने घर आऊँगा। इसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद अपने भाई की लाश के साथ थाने से रुखसत हो गया। वो जुमे का दिन था, लिहाजा मैं नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। नमाज के बाद मैं जैसे ही दोपहर के खाने से फारिग हुआ, कांस्टेबल इकराम शाह मेरे पास आ गया। मैंने इस पर निगाह पड़ते ही इस्तफसार किया, शाह जी, अजीज़ाबाद से क्या खबरें लाए हो? इस मनहूस संदूक के बारे में तो किसी को कुछ भी पता नहीं, वो मायूसी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इधर दरिया के किनारे गांव के कई अफराद ने संदूक को देखा था। बाकी मैंने गांव के अंदर भी लगभग 2 दर्जन लोगों से पूछताछ की है, मगर हर तरफ से एक ही जवाब आया है कि ऐसा संदूक पहले किसी ने नहीं देखा। अब यही समझ में आ रहा है कि ये संदूक अजीज़ाबाद के किसी बसनीक की मिल्कियत नहीं, वरना कोई एक तो इससे अपनी शनासाई जाहिर करता। इसके अलावा कोई ख़ास बात पता चली? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा, जिससे इस केस को हल करने में मदद मिल सके। एक बात है तो सही, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर मैं बसूख के साथ नहीं कह सकता कि इसका हमारे मौजूदा केस से कोई वास्ता है या नहीं। ताल्लुक़ और वास्ता मैं खुद निकाल लूँगा शाह जी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। तुम मुझे सिर्फ अपनी कहानी सुनाओ। मुझे पता चला है कि कल रात दोनों भाइयों में अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हो गई थी, कांस्टेबल ने बताया। मेरा मतलब है कि रफ़ीक और सिद्दीक़ खोकर के दरमियान। जब कल मैं रफ़ीक खोकर के घर से निकला तो मैंने सिद्दीक़ खोकर और उसके बेटे कादिर खोकर को देखा था। मैंने कहा, मेरी इनसे मुख्तसर सी बातचीत भी हुई थी। सिद्दीक़ तो मुझे सीधा सादा आदमी लगा, लेकिन कादिर के मिजाज और अतवार में कई एक टेढ़े हैं जो दूर ही से नज़र आ जाती हैं। कादिर एक बिगड़ा हुआ नौजवान है मलिक साहब, इकराम शाह बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। इससे बड़ी 2 बहनें आलिया और फौजिया हैं। सिद्दीक़ खोकर को औलादे नरीना की बड़ी ख्वाहिश थी। चुनांचे जब 2 बहनों के बाद कादिर पैदा हुआ तो उसके बाप की खुशी की कोई इंतहा न रही। बेटे की परवरिश करने के दौरान में बाप उसकी तरबियत करने से गाफिल हो गया और इस गफलत की वजह से कादिर बिगड़ता चला गया। सिद्दीक़ खोकर कादिर की हर जायज़ और नाजायज़ बात मानता चला गया, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी, खुदसर और मनमानी करने वाला बन गया। जब बाप को होश आया तो पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा था, लिहाजा अब वो कादिर के सामने बेबस और लाचार नज़र आता है। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है, उसकी तवील वजाहत के बाद मैंने कहा और फिर पूछा, क्या कल रात वाली दोनों भाइयों की लड़ाई का सबब भी कादिर ही था? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो दोनों अकबर की हसरतनाक मौत और उसका रिश्ता टूटने को लेकर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वो तल्ख़ कलामी पर उतर आए। 1 मिनट शाह जी, मैंने हाथ के इशारे से इकराम शाह को मज़ीद बोलने से रोक दिया और पूछा, तुम किसका रिश्ता टूटने की बात कर रहे हो? मकतूल अकबर खोकर का रिश्ता मलिक साहब, मगर मुझे तो रफ़ीक खोकर ने बताया था कि उसने अपने छोटे बेटे असगर का रिश्ता सिद्दीक़ खोकर की छोटी बेटी फौजिया से तय कर रखा है और अगले साल के 3रे महीने में इनकी शादी होने वाली है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मकतूल के रिश्ते की बात तो उधर फतेहपुर में चल रही थी, उसके मामा मलिक खुदाबख्श की अकलौती बेटी फरजाना से। ये बात कल मकतूल की माँ बुशरा ने खुद मुझे बताई थी। उसका कहना था कि खुदाबख्श तो इस रिश्ते के लिए राज़ी है, लेकिन
इसकी बीवी शबनम ने अड़ंगा लगा रखा है। आपसे रफ़ीक ने कुछ गलत कहा और ना ही इसकी बीवी ने कोई झूठ बोला है मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लेकिन इसके पस मंज़र में एक और कहानी भी छुपी हुई है। मैं पहली फुर्सत में वो कहानी सुनना चाहूँगा शाह जी, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। कुछ अर्सा पहले रफ़ीक खोकर ने अपने दोनों बेटों के रिश्ते सिद्दीक खोकर की 2 बेटियों से तय कर दिए थे, यानी अकबर से आलिया का और असगर से फौजिया का रिश्ता, वो वजाहत करते हुए बोला। ये दोनों शादियां अगले साल के तीसरे महीने में एक साथ होने वाली थीं, फिर बीच में गड़बड़ हो गई। फौजिया आलिया की बनिस्बत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी जोड़ी असगर के साथ ही ठीक लगती थी। इसी तरह आलिया और अकबर का मिलाप भी हर लिहाज से मौजू और मुनासिब ही था, लेकिन बुशरा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि इसके भाई खुदाबख्श की इकलौती बेटी फरजाना इन दोनों बहनों से ज़्यादा हसीन बल्कि मिसले हूर है, और इसकी ख्वाहिश ये है कि वो अकबर की शादी हर कीमत पर फरजाना ही से कराए। अगरचे अकबर का रिश्ता आलिया के साथ तय हो चुका था, लेकिन माँ की रोज़ाना की री री ने अकबर का दिमाग ख़राब कर दिया और उसने दो टोक अंदाज में अपने बाप रफ़ीक होकर से कह दिया कि वो आलिया से हरगिज़ शादी नहीं करेगा। रफ़ीक ने अपने भाई सिद्दीक को ज़मानत दे दी थी, लेकिन अकबर की खामखा की ज़िद ने दोनों ख़ानदानों के हालात व मामलात को कशीदा कर दिया, जिसके नतीजे में मकतूल अकबर खोकर और आलिया का रिश्ता टूट गया और बुशरा ने अकबर को अपने भाई मलिक खुदाबख्श के घर से ब्याहने की कोशिशें शुरू कर दी। यह है कुल कहानी मलिक साहब। कहानी खासी दिलचस्प और सनसनीखेज है शाह जी, मैंने इसके खामोश होने पर कहा। अब देखना यह है कि तुम्हारी सुनाई हुई कहानी मौजूदा केस पर असरअंदाज होती है या नहीं, और अगर असरअंदाज होती है तो किस हद तक। मैंने ज़रा देर को रुक कर एक आसूदा सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सिद्दीक खोकर ने फौजिया और असगर के रिश्ते को न सिर्फ बहाल रखा हुआ है, बल्कि शादी की तयशुदा तारीख में भी कोई रद्दो-बदल नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि वो एक आली ज़र्फ़ और बुर्दबार शख्स है। ये दोनों भाई बहुत अच्छे इंसान हैं मलिक साहब, इसीलिए तमाम तर बदमज़गी और रंजिश के बावजूद भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, वरना ऐसे मामलात में तो बाज़ औक़ात खून की नदियाँ बह जाती हैं, कांस्टेबल ने ठोस अंदाज में कहा। रफ़ीक की बीवी बुशरा इस पर हावी है, इसी की नामाकूलियत के बायस अकबर और आलिया का रिश्ता टूट गया था और सिद्दीक के बेटे कादिर ने इसका नाक में दम कर रखा है। और सिद्दीक खोकर की बीवी, मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। इसे इस दुनिया से रुखसत हुए कमोबेश 3 साल हो गए हैं, इकराम शाह ने बोझल आवाज़ में कहा। नूरजहां मरहूमा बहुत ही नेक और खुश अखलाक औरत थी। ठीक है शाह जी, मैं कल रात वाली तल्ख कलामी के बारे में इन दोनों भाइयों से अलग अलग पूछूंगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। तुमने इस केस के हवाले से हर लम्हा अपनी आंखें और कान खुले रखना है। जैसे ही तुम्हें कोई भी काम की बात पता चले तुम फौरन मुझे बताओगे, समझ गए ना? अच्छी तरह समझ गया मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने पूछा, अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? वो अब ठीक है मलिक साहब, उसने जवाब दिया। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, हर घर में एक आध बच्चा नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला नज़र आता है। हाँ ये तो है, मैंने तायती अंदाज में कहा। उसने उस बात में गर्दन हिलाई और मुझे सलाम करने के बाद वो मेरे कमरे से निकल गया। हवलदार अनवर अली इसी शाम फतेहपुर से लौट आया था और वो अपने साथ सनसनीखेज मालूमात का ज़ख़ीरा भी लाया था। मैं इस वक्त थाने से उठने ही वाला था, मगर अनवर अली की आमद ने मुझे मज़ीद 1 घंटे तक अपने कमरे में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मलिक साहब, वो मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, इस अमर की तस्दीक हो गई है कि मकतूल अकबर खोकर 11 नवंबर को फतेहपुर नहीं पहुंचा था। इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, मैंने बेजारी से कहा। असगर खोकर मुझे इस बारे में सब बता चुका है। नया? वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मैंने इस पुरस्कार संदूक का सुराख लगा लिया है जिसके अंदर मकतूल अकबर की लाश बरामद हुई थी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और इज़्तिरारी अंदाज में पूछा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? वो संदूक नज़ीर हुसैन नामी एक शख्स की मिल्कियत है, वो वजाहत करते हुए बोला। नज़ीर हुसैन फतेहपुर ही का वसने के और पेशे के एतबार से वो एक तरखान है। उसने मुझे बताया है कि कोई हफ्ते भर पहले किसी ने इसकी पढ़ाई वाली दुकान में से मज़कूरा संदूक चुरा लिया था, यानी वक़ुआ से 3-4 रोज़ कबल।
वो सांस संवार करने के लिए थमा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। नज़ीर हुसैन इस संदूक के अंदर अपने औजार और कीमती लकड़ी वगैरह संभाल कर रखता था। इस मखसूस साइज़ का संदूक नज़ीर हुसैन ने अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए खुद ही तैयार किया था। इसके बयान के मुताबिक संदूक चोर ने इसके अंदर के तमाम सामान को दुकान के एक कोने में ढेर कर दिया था और सिर्फ इस संदूक को लेकर गायब हो गया था। नज़ीर हुसैन ने अपने गुमशुदा संदूक को फतेहपुर में ढूंढने की हद्दुल इम्कान कोशिश की, मगर इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। थक हार कर उसने सब्र कर लिया और अब अपने औजारों के लिए एक नया संदूक बनाने में मसरूफ़ है। अकबर खोखर का कातिल मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार और मंसूबासाज साबित हो रहा था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। उसने मकतूल की जेबों में मौजूद किसी भी रकम को और सामान को हाथ नहीं लगाया और नज़ीर हुसैन के औजारों के साथ भी किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की। ऐसा महसूस होता है कि इसे मकतूल की लाश को हवाले दरिया करने के लिए एक मखसूस संदूक की ज़रूरत थी और उसने अपनी ये ज़रूरत नहायती सफाई के साथ पूरी कर ली। मलिक साहब, नज़ीर हुसैन का 24 संदूक चुराने से ये भी ज़ाहिर होता है कि कातिल ने मज़कूरा संदूक पर गहरी निगाह रखी हुई थी और वह फतेहपुर ही का रहने वाला कोई बंदा है। उसने अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो संदूक चुराकर किसी जगह छुपा दिया। फिर 11 नवंबर की सुबह उसने जहर खिलाकर अकबर खोखर को मौत की नींद सुलाया और इसी की लाश को संदूक में रखकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। अकबर खोखर की पोस्टमार्टम शुदा लाश और उसकी मौत से मुतालिक रिपोर्ट हवलदार अनवर अली की गैर मौजूदगी में आई थी। ताहम इस गुफ्तगू से पहले मैंने अनवर अली से इन चीज़ों का तज़किरा कर दिया था, इसीलिए वो मकतूल की मौत के दिन और वक्त के और सबब का हवाला बड़े एतमाद के साथ दे रहा था। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा यह अंदाज़ा 100% दुरुस्त हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन जब तक कातिल हमारे हाथ नहीं लग जाता, कोई भी बात वसूख से नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी तक हमारे ऐसे कई अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। ऐन मुमकिन है कि कातिल का फतेहपुर से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो और इसने इस गांव को यानी कि वहाँ रहने वालों को अकबर खोखर की मौत का जिम्मेदार ठहराने की गर्ज से इतना लंबा चौड़ा चक्कर चलाया हो। तुम्हारी इस बात में मुझे वज़न नज़र आ रहा है अनवर अली, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन ताहाल मैं खुद को अंधेरे में खड़ा ही महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे मकतूल के मामा मलिक खुदाबख्श से अपनी मुलाकात के बारे में बताओ, वो इस सिलसिले में क्या राय रखता है। मलिक साहब, खुदाबख्श की फैमिली में सिर्फ 3 अफराद हैं, यानी कि खुदाबख्श, उसकी बीवी शबनम और इनकी अकलौती बेटी फरजाना, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने खुदाबख्श और शबनम से तफसीली बातचीत की है। खुदाबख्श एक सुलझा हुआ और माकूल इंसान है, जबकि इसकी बीवी शबनम ज़बान की काफ़ी तेज़ है। खुदाबख्श को अपने भांजे की मौत का बड़ा दुख है। दुख तो मुझे शबनम के चेहरे पर भी दिखाई दिया था, लेकिन इसमें मसनूईपन साफ नज़र आ रहा था। इन दोनों के बयान के मुताबिक फतेहपुर में मकतूल का ऐसा कोई दुश्मन मौजूद नहीं जो इसको ऐसी भयानक मौत के मुंह में धकेल दे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो दोनों मियाँ बीवी इधर अजीज़ाबाद आने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने इनका ज़्यादा वक्त नहीं लिया और सिर्फ ज़रूरी सवालात तक ही महदूद रहा। और इन्हीं सवालात के नतीजे में मुझे एक अहम बात पता चली है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक मुज़महिल सी सांस खारिज की, फिर सनसनीखेज़ अंदाज में सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला। शबनम अपनी अकलौती बेटी फरजाना की शादी महर सिकंदर नामी एक लड़के से करने का इरादा रखती है। महर सिकंदर इसकी छोटी बहन जमीला का अकलौता बेटा है। जमीला के खामिद का नाम महर नवाज है। वो लोग भी उधर फतेहपुर ही में रहते हैं। फरजाना इस गांव की सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की है। महर सिकंदर एक खुशीला और झगड़ालू नौजवान है। जब से मकतूल ने इस नीयत से फतेहपुर के चक्कर लगाना शुरू किए थे कि मामा खुदाबख्श फरजाना से उसकी शादी करा देगा, कहर सिकंदर के दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। वो मकतूल को पहले भी कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तो वो इस उम्मीद में फतेहपुर जाने लगा था कि फरजाना से उसकी शादी हो जाए। इस नई करवट ने मकतूल के लिए महर सिकंदर की नापसंदीदगी को खुली नफरत में बदल दिया था। मुझे इधर उधर से कुछ ऐसी खबरें भी मिली हैं कि महर सिकंदर ये कहते हुए सुना गया है कि अगर मकतूल ने अपने दिल से फरजाना से शादी का ख्याल नहीं निकाला तो वो इसकी गर्दन तोड़ डालेगा। ये वाकई बहुत ही अहम पॉइंट है अनवर अली,
میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مہر سکندر کو مقتول کے دشمنوں کی فہرست میں رکھ سکتے ہیں۔ خیر، میں لمحے بھر کو رکا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، انور علی، میں اب اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ آج دن بھر ہم دونوں نے بڑی مشقت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن آج سے زیادہ مشکل اور صبر آزما ثابت ہونے والا ہے۔ حوالدار مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد میں بھی کمرے سے نکل کر اپنے سرکاری کوارٹر کی سمت بڑھ گیا، جو تھانے کے عقبی حصے ہی میں بنا ہوا تھا۔ اس رات جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میرے دماغ میں اسی کیس کی کھچڑی پک رہی تھی۔ حوالدار کی ایک اطلاع نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور وہ اطلاع تھی مہر سکندر کے غیر محتاط نفرت بھرے بیان کی، جس میں اس خوشیلے نوجوان نے مقتول کی گردن توڑنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول کی ماں بشریٰ اس کی شادی اپنے بھائی ملک خدابخش کی بیٹی فرزانہ سے کرنا چاہتی تھی، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے مقتول سے اس کی تایا سعد عالیہ کی طے شدہ شادی کو توڑوایا تھا۔ لیکن دوسری جانب دال گل کر نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فرزانہ کی ماں شبنم اس کی شادی مقتول کے بجائے اپنے بہن کے بیٹے مہر سکندر سے کرنے کی خواہش مند تھی۔ رشتوں کی یہ عجیب سی کشمکش جاری ہی تھی کہ مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان حالات و واقعات میں مہر سکندر کا مقتول کی گردن توڑ ڈالنے والا بیان خود بخود خطرناک اہمیت اختیار کر جاتا تھا۔ جوان خون میں غصہ، گرمی اور کچھ کر گزرنے کا جنون لامحدود ہوتا ہے، لہٰذا میں مہر سکندر کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں کے ساتھ دنگل میں مصروف تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا تو عملے کا کوئی بھی شخص مجھے بے آرام کرنے ادھر کا رخ نہیں کیا کرتا تھا، اور الا یہ کہ کوئی ہنگامی صورتحال سامنے نہ آ جائے۔ میں نے گرم بستر کو چھوڑا اور صحن سے گزر کر کوارٹر کے داخلی دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل شوکت علی کو کھڑے پایا۔ شوکت علی گزشتہ روز جائے وقوعہ پر میرے ساتھ تھا، اور میں نے اسی کی نگرانی میں مقتول اکبر کھوکر کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوایا تھا۔ شوکت علی، تم اس وقت یہاں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ سب خیریت تو ہے؟ ملک صاحب کچھ جھجک آمیز انداز میں بولا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، بلکہ میں اس وقت آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تم بھی عجیب انسان ہو، میں نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پورا دن تھانے میں موجود تھا، تمہیں جو بھی ضروری بات مجھ سے کرنا تھی کسی بھی وقت کر سکتے تھے۔ خیر، میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اندر آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے بعد ہم کمرے میں روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تیز سوالیہ نظروں سے اسے گھورا تو وہ معذرت اور منت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گویا ہوا، ملک صاحب، کل صبح ادھر دریا کے کنارے جب ہم وقوعہ کا جائزہ لے رہے تھے تو مجھے وہاں سے ایک چیز ملی تھی، جسے میں نے اس وقت اپنے جیب میں رکھ لیا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ جب آپ مقتول کی لاش کے معائنے سے فارغ ہو جائیں گے تو اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا۔ پھر میرے ذہن سے ہی نکل گیا اور آپ نے مجھے لاش کے ساتھ اسپتال روانہ کر دیا۔ آج دن میں کئی بار مجھے یاد آیا، مگر اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے شوکت علی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا وہ چیز تمہیں جائے واردات سے ملی؟ اسے اس کیس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، وہ چیز اس وقت کہاں ہے شوکت علی؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر درمیانے سائز کی ایک پڑیا برآمد کی، پھر اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، وہ چیز اس پڑیا میں ہے ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مذکورہ پڑیا لے لی۔ ایسی پڑیاں اس زمانے میں عموماً پرچون فروش، پنساری اور طبیب حضرات باندھا کرتے تھے۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ہر شے پیکنگ میں دستیاب ہے۔ میں نے کانسٹیبل شوکت علی کی دی ہوئی پڑیا کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نصف درجن کے قریب چھوٹے بڑے ہر سائز کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ وہ ایک ہی رنگ و نسل کی ہلکی سب چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ دھانی بانکیں تمہیں کہاں سے ملی تھیں؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، دھانی بانکیں؟ شاید وہ میری اردو کو اچھے سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں، میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اسے دکھاتے ہوئے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا، دھانی بانکیں
मतलब ये कि हल्की सब्ज रंग की चूड़ियाँ। ओह अच्छा, वो एक सुकून भरी सांस खारिज करते हुए बोला। फिर मुझे इन टुकड़ों की हिस्ट्री और मिस्ट्री से आगाह करने में मसरूफ़ हो गया। गुज़िश्ता रोज़ जिस वक्त में अकबर खोकर की लाश को संदूक में से बाहर निकलवा कर उसके तफसीली मायने में मसरूफ़ था, इसी दौरान में शौकत अली घूम फिर कर जाए वारदात का जायज़ा ले रहा था और धानी बांकों के वो टुकड़े उसे दरिया के किनारे लगे हुए टहली के एक दरख्त के नीचे पड़े हुए मिले थे। टहली के गदावत दरख्त पर मेरी भी नज़र पड़ी थी। वो दो दरख्त इन झाड़ियों के बहुत ही नज़दीक था जहां अकबर खोकर की संदूक बंद लाश पाई गई थी, जिसे करमू मछेरे ने दूसरे देहातियों की मदद से बाहर निकालकर दरिया के किनारे पहुंचाया था। जाहिर है ये चूड़ियाँ किसी औरत की कलाई ही से टूटकर जाए वकुआ पर गिरी होंगी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और इससे ये भी जाहिर होता है कि वो औरत उधर दरिया के किनारे पर मौजूद थी। अगर हम किसी तरह मज़कूरा औरत को तलाश करने में कामयाब हो जाएं, तो ज़ेरे तफ्तीश केस को हल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन आप जिस औरत की बात कर रहे हैं ना मलिक साहब, इसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा, शौकत अली ने मुतसब्सब अंदाज में कहा। अजीज़ाबाद की आबादी लगभग 850 अफराद पर मुश्तमिल है। हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। अजीज़ाबाद की आबादी बेशक 850 अफराद होगी, लेकिन इस आबादी में बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल हैं। अगर हम बच्चों को निकाल दें तो बाकी मर्द व जन 300 के आसपास रह जाएंगे। इनमें से 100 मर्दों को भी अलग कर दें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 औरतें बचेंगी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? आपका हिसाब तो मेरी समझ में आ रहा है मलिक साहब, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया तो मैंने पूछा, लेकिन क्या? 200 औरतों में से किसी एक औरत को हम कैसे तलाश करेंगे? इसने जवाब में अपनी परेशानी जाहिर कर दी। यह भी कुछ कम मुश्किल काम नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह अपने भेजे में बिठा लो शौकत अली, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आगे बढ़ना है और तरक्की करना है तो मुश्किल और आसान के फ़र्क को भुलाना होगा। हमारे सामने आने वाला कोई भी मसला किसी हलवे के मानिंद नर्म और मीठा नहीं होता, जिसे हम उठाकर मुंह में रख लेंगे और बस हो गया काम। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हमें दरपेश कोई भी मामला आम लोगों के बस का नहीं होता, इसीलिए वो इससे निपटने के लिए इमदाद तलब नज़र से हमारी तरफ देखते हैं और हम पर लाजिम है कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बनाकर आवाम की ज़िंदगी में आराम व सुकून भर दें। अब जहाँ तक इन धानी बांकों की मालकन को तलाश करने की बात है, तो इस सिलसिले में मेरे पास एक आइडिया है जो यकीनन हमें कामयाबी। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा। कैसा आइडिया मलिक साहब? मैं इसी तरफ आ रहा था, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो आ जाऊं? वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला। सॉरी मलिक साहब, आपकी बात में इतना ज़्यादा तजस्सुस था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और वो सवाल मेरे होठों से फिसल गया। दूसरों को अपने काबू में करना इतना मुश्किल साबित नहीं होता जितना कि खुद अपनी ज़ात को नकेल डालना, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और याद रखो, जो बात ज़बान से निकल गई इसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए बोलने से पहले अपने अल्फाज को तोलना बहुत ज़रूरी है। मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूँगा मलिक साहब, वो पशेमान नज़र से मुझे देखते हुए बोला। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो हमतन गोश हो गया। हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 औरतों की, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए रसानियत भरे लहजे में कहा। इनमें से अगर बिलफर्ज़ मुखाल आदि औरतों ने भी हल्के सब्ज रंग की चूड़ियाँ पहन रखी हों तो ये बात रोज़े रोशन के मानिंद आया है कि किसी 2-4 की चूड़ियाँ तो टूटी ही होंगी और चूड़ियों ने टूटते वक्त इनकी कलाइयों को लाजमी ज़ख्मी किया होगा। बात समझ में आ रही है ना शौकत अली? उसके चेहरे और आंखों में हैरत और दिलचस्पी के कई रंग एक साथ नमूदार हुए। चंद लम्हात की ताज्जुब खेज खामोशी के बाद उसने मसरूर आवाज़ में कहा। जी मैं समझ गया मलिक साहब। समझ गए हो तो वापस जाओ और रात का बकिया हिस्सा आराम से सोकर गुजारो, मैंने ठोस अंदाज में कहा। कल सुबह तुम मेरे साथ अजीज़ाबाद चलोगे। हम दोनों मिलकर गांव की तमाम औरतों की कलाइयों को चेक करेंगे और इनमें से ज़ख्मी कलाइयों वाली औरतों को अलग करके मैं इनसे पूछताछ करूंगा।
ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے پوچھا، آج کل نظام الدین کھوجی کہاں ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ اس کا زیادہ میل تال حوالدار صاحب کے ساتھ ہے۔ 3 دن پہلے وہ انور علی سے ملنے تھانے بھی آیا تھا۔ تم ابھی تھانے جا کر حوالدار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ کل صبح جب میں اپنے کمرے میں آؤں تو تب تک نظام الدین کو وہاں بلانے کا بندوبست کر لے۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی حوالدار صاحب کو بتا دیتا ہوں۔ نظام الدین کی عمر 60 سے زیادہ تھی اور ساٹا پاٹا کی ترکیب اس پر سجتی تھی۔ اس کی نگاہ اس عمر میں بھی کسی عقاب کے مانند تھی۔ میں نے کئی ایک مقدمات میں اس کے پیشہ ورانہ تجربے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ نظام الدین بلا شبہ ایک ماہر اور لائق اعتبار کھوجی تھا۔ میں عموماً فجر کی اذان کے ساتھ بیدار ہو جاتا ہوں، لیکن اس روز رات کے آخری پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص آواز بھی میری سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ آواز تھی تیز بارش کے برسنے کی۔ میں نے میز پر رکھی ہوئی ریسٹ واچ کو اٹھا کر اس میں وقت دیکھا۔ تاریکی کے باوجود بھی مجھے کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری ریڈیم ڈائل والی ویسٹرن واچ کمپنی کی تیار کردہ گھڑی نے مجھے بتایا کہ اس وقت صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے گرم بستر کو جوڑا اور صحن میں آ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ بارش موسلادھار نہ سہی مگر لگاتار ضرور تھی، اور موجودہ آثار بتاتے تھے کہ یہ سلسلہ پچھلے 1 گھنٹے سے جاری و ساری تھا۔ موسم سرما کی اس برسات نے 2 کام ایک ساتھ کر ڈالے تھے۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے فضا کی خنکی باقاعدہ ٹھنڈ میں بدل گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک سردی کا آغاز ہو گیا تھا۔ نمبر 2، اس نے میرے آئندہ روز والے منصوبے کا سوا ستیہ ناش مار کر رکھ دیا تھا۔ میں نے پچھلے روز یعنی اس رات کے ابتدائی حصے میں کانسٹیبل شوکت علی کے ساتھ اگلی صبح دریا کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ کھوجی بابا نظام الدین کو بھی ہم نے اپنے ہمراہ لے کر جانا تھا، تاکہ وہ پتہ چلا سکے کہ جہاں پر شوکت علی کو دھانی بانکوں کے وہ چند ٹکڑے ملے تھے، اس مقام پر کون آیا تھا۔ نظام الدین بآسانی اس عورت کا کھرا نکال سکتا تھا جس کی کلائی پر موجود وہ دھانی بانکیں ٹوٹ کر ٹہلی کے درخت کے نیچے گری تھیں، مگر اس بارش نے میرے کھوج والے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ بہرحال عزیز آباد کا دورہ کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے بارش رکنے کا انتظار نہیں کیا، اور جیسے ہی اس کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی، میں کانسٹیبل شوکت علی کے ساتھ عزیز آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ مذکورہ گاؤں میرے تھانے سے محض 2 فلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، لہٰذا ہمیں وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اتفاق دیکھیں کہ جب ہم نے گاؤں کے اندر قدم رکھا تو بارش بھی تھم گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بارش صرف میرا کام خراب کرنے کے لیے ہی آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور میرے کھرے والے منصوبے کو زیر آب لانے کے بعد اس طرح شانت ہو گئی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس وقت 14 نومبر بروز ہفتے کی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کم و بیش 8 گھنٹے ہونے والی اس بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر دیا تھا، اور گاؤں کی گلیوں میں جا بجا کیچڑ دیکھی جا سکتی تھی۔ بہرحال ہر مشکل اور پریشانی کی پرواہ کیے بغیر ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ عزیز آباد میں کل 185 عورتیں تھیں، جن میں سے 35 کی کلائیاں خالی تھیں، یعنی انہوں نے کسی بھی قسم کی چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھیں۔ 10 عورتوں کی کلائیوں میں اکا دکا کڑے اور گجرے دکھائی دیے، جو کہ کانچ کے نہیں تھے۔ باقی 140 عورتوں میں سے صرف 40 کی کلائیوں میں دھانی بانکیں نظر آئیں۔ میں نے ان 40 کی کلائیوں کو بغور دیکھا اور ان میں سے 5 کو الگ کر لیا۔ یہ ایسی 5 عورتیں تھیں جنہوں نے ہلکے سبز رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اور ان کی کلائیوں پر کسی نہ کسی نوعیت کا زخم بھی موجود تھا، لیکن میرا ٹارگٹ ایک مخصوص قسم کا زخم تھا، لہٰذا میں نے ان 5 عورتوں میں سے بھی 4 کو خارج تفتیش کر دیا، کیونکہ ان کے زخم چوڑیوں کے ٹوٹنے سے لگنے والے نہیں تھے۔ کسی کی کلائی روٹی بناتے ہوئے گرم توے سے لگ گئی تھی، اور کسی نے گرم دیگچی سے اپنی کلائی کو جھلسا اور جلا لیا تھا۔ الغرض 4 گھنٹے کی اس تحقیق و تفتیش میں صرف ایک عورت مجھے ایسی ملی جو ہر لحاظ سے میری تلاش کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی جس کی عمر 20 اور 21 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں میں دھانی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اور اس کی ایک کلائی پر مجھے زخموں کے نشانات بھی نظر آئے،
इस लड़की का नाम था फौजिया, मकतूल के छोटे भाई की होने वाली बीवी और सिद्दीक खोखर की छोटी बेटी फौजिया। मैं इस वक्त सिद्दीक खोखर के घर ही में बैठा हुआ था। सिद्दीक भी वहाँ मौजूद था, मगर उसका उखड़ मिजाज बेटा कादिर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और फौजिया की बड़ी बहन आलिया अगर घर में थी तो वो मेरे सामने नहीं थी। अपनी कलाइयाँ चेक कराने के बाद वो कहीं इधर उधर हो गई थी। फौजिया की कलाई पर नजर आने वाला जख्म 2-3 दिन पुराना लगता था और इस पर हल्का सा खुरन भी आ चुका था। मैंने घर घर जाकर अपनी चेकिंग का ये अमल मुकम्मल किया था और जैसा कि मैंने बताया, अब मैं सिद्दीक खोखर के घर में मौजूद था। फौजिया, तुम्हारी चचाजाद अकबर को किसी शकील कल्ब शख्स ने जहर देकर मौत के मुंह में धकेल दिया है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा। मैं अकबर खोखर के कातिल तक पहुंचने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि तुम इस सिलसिले में मेरी मदद ज़रूर करोगी। वो तुम्हारा होने वाला जेठ भी था। मेरी मासूम बच्ची भला आपकी क्या मदद कर सकती है थानेदार साहब? सिद्दीक खोखर ने फौजिया के बोलने से पहले ही मुझसे कहा। हम सब अकबर की अलमनाक मौत पर बहुत दुखी हैं। मैं देख रहा हूँ आप अजीज़ाबाद की औरतों की कलाइयाँ चेक कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अब आप हमारे घर में बैठे हुए हैं। इस तफ्तीश का आखिर मकसद क्या है? तफ्तीश का मकसद सिर्फ एक ही है सिद्दीक, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं जल्द से जल्द अकबर के कातिल तक पहुंचने और इसे इबरतनाक सज़ा दिलवाने का ख्वाह हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा ही चाहोगे। बेशक, वो दो टोक अंदाज में बोला। अकबर मेरा भतीजा था, इसकी मौत के ज़िम्मेदार शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलना ही चाहिए। तो फिर तुम मुझसे ताउन करो, एतराज़ नहीं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं एतराज़ कर रहा हूँ और न ही आपकी तफ्तीश में किसी किस्म की रुकावट डालने का मेरा कोई इरादा है, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि सब्ज़ रंग की चूड़ियों वाली औरतों का अकबर की मौत से क्या ताल्लुक़ बनता है? सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे सामने ही फौजिया से पूछताछ कर रहा हूँ ना? जी ठीक है, वो ताउन आमेज़ लहजे में बोला। अब मैं बीच में नहीं बोलूँगा थानेदार साहब। शाबाश, मैंने तारीफ़ी नज़र से सिद्दीक खोखर को देखा, फिर इसकी बेटी की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया। फौजिया बेटी, तुम्हारी कलाई पर नज़र आने वाले ज़ख्म का ये निशान कैसा है? मेरा मतलब है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी? शुरू में फौजिया खासी घबराई हुई नज़र आ रही थी। पुलिस और सांप का एक अपना खौफ और दहशत होती है जिसके सामने बड़े बड़े तुरम खानों की भी सिट्टी गुम हो जाती है। फौजिया तो फिर भी एक भोली भाली और मासूम नौउम्र लड़की थी, उसका खौफज़दा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। बहरहाल मेरे बेटी कहने से उसकी हालत में मुस्बित तब्दीली आई थी। फौजी, वो मेरे सवाल के जवाब में बोली। चंद रोज़ पहले मेरी चूड़ियाँ टूट गई थीं और कांच के कुछ टुकड़े इस कलाई में चुभ गए थे। अब तो ये ज़ख्म भरने लगा है। टूटने वाली चूड़ियाँ ऐसी ही थीं जैसी इस वक्त तुम्हारी कलाई में मौजूद हैं, मैंने उसकी थानी बांकों की जानिब इशारा करते हुए कहा। मेरा मतलब है कि हल्के सब्ज़ रंग की। जी जी, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए जल्दी से बोली। इन्हीं चूड़ियों में से 2-3 टूट गई थीं। ये कब की बात है? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पूछा। यही कोई 2 या 3 दिन पहले। ठीक है, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह जमाए हुए इस्तफसार किया। इन टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों का तुमने क्या किया था? उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए तजब्जुब भरी उलझन तैर गई, फिर संभल कर उसने जवाब दिया। मैंने इन टुकड़ों को घर के कूड़े में फेंक दिया था। वो कूड़ा जो रोज़ाना घर में झाड़ू वगैरह देने के बाद निकलता है, मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जी जी वही, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। घर से निकलने वाला कूड़ा करकट तुम लोग कहाँ फेंकते हो? मैंने अपने सवालात में तेज़ी लाते हुए पूछा। हमारे गली के कोने पर एक गड़ा है, फौजिया ने बताया। हम हर फजूल और नाकारा चीज़ को इसी में फेंकते हैं। ठीक हो गया, मैंने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि टूटी हुई चूड़ियों के वो टुकड़े अभी तक इसी गड़े में पड़े होंगे? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। लुकनतज़दा लहजे में जवाब देते हुए बोली। जी बिल्कुल, इस गड़े में जो चीज़ भी फेंकी जाए वो उधर ही पड़ी रहती है। इसे कोई वहाँ से नहीं निकालता क्योंकि वो किसी के काम की नहीं होती। लेकिन बाज़ नाकारा और फजूल चीज़ें भी खोटे सिक्के की तरह अहमियत की हामिल होती हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लोग किसी ख़ास मकसद की खातिर इन्हें कचरे के ढेर पर से उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि तुम्हारी टूटी हुई सब चूड़ियों के वो चंद टुकड़े।
हमारी इस गुफ्तगू के दौरान में सिद्दीक खोकर चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा था। अपने वादे के मुताबिक उसने बीच में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी। मेरे सवाल ने फौजिया को काफ़ी बेचैन कर दिया था। वो बेकीमत चूड़ियों के टुकड़े भला किसके लिए अहम हो सकते हैं? उसने अजीब से लहजे में कहा। वो इस वक्त भी दूसरी अलग-अलग चीज़ों के नीचे गले में कहीं दबे हुए होंगे। अगर वाक़ईतन ऐसा होता तो फिर मुझे अज़ीज़ाबाद के घर घर जाकर औरतों की कलाइयाँ चेक न करना पड़ती। मैंने कदरे तीखे लहजे में कहा। तुमने अपनी टूटी हुई चूड़ियों के जो टुकड़े कचरे वाले गड्ढे में फेंके थे, अब वो वहाँ मौजूद नहीं हैं। वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। तो फिर वो कहाँ हैं? मैंने उसके इज़्तिरार और इज़्तिराब को यकसर नज़रअंदाज करते हुए सपाट आवाज़ में सवाल किया। फौजिया, क्या तुम अपनी टूटी हुई हल्के सब्ज़ रंग की चूड़ियों के टुकड़ों को पहचान सकती हो? जी बिल्कुल, वो ऐसी ही चूड़ियाँ थीं। वो अपनी कलाई में मौजूद धानी बांकों की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैंने अपनी जेब में से कांस्टेबल शौकत अली की फराहम करदा पुड़िया निकाल ली और इसे खोलने के बाद फौजिया के सामने रखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, इन कांच के टुकड़ों के बारे में तुम क्या कहोगी? टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों को देखकर उसके चेहरे और आंखों में हद दर्जा परेशानी नमूदार हुई और वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली, ये तो वही टुकड़े हैं जो मैंने गड्ढे में फेंके थे। आपको ये टुकड़े कहाँ से मिले हैं थानेदार साहब? सिद्दीक होकर बेसाख्ता बोल उठा। अब की बार मैंने उसे रोकने या डांटने की कोशिश नहीं की और मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। दरिया के किनारे पर झाड़ियों के नज़दीक टहली का एक कदावर दरख्त खड़ा है। इस दरख्त से चंद फीट के फासले पर करमू मछेरे ने मछलियाँ पकड़ने का बंदोबस्त कर रखा है। ये कांच के टुकड़े हमें इसी टहली के दरख्त के नीचे पड़े हुए मिले थे, मगर ये टुकड़े गड्ढे के अंदर से वहाँ कैसे पहुँच गए? सिद्दीक खोकर का हैरत और उलझन में गुंदा हुआ इस्तफसार मेरी समाअत तक पहुँचा। मैं यही जानने की कोशिश में लगा हुआ हूँ सिद्दीक खोकर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इन कांच के टुकड़ों का एक ऐसे मकाम के करीब पाया जाना जहाँ से अकबर खोकर की संदूक बंद लाश मिली थी, इस बात पर दलालत करता है कि कत्ल की इस वारदात के साथ इन टुकड़ों का कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर है। बाकी इनका गड्ढे से निकलकर वहाँ पहुँचने का जो मामला है, तो सांस हमवार करने की गर्ज से मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मैं इसी सिलसिले में सारी तफ्तीश कर रहा हूँ। ये चंद बेवकूफ़ कांच के टुकड़े मुझे तुम्हारी छोटी बेटी तक लेकर आ गए हैं। इससे आगे की रहनुमाई भी फौजिया ही करेगी। मैं कैसे आपकी रहनुमाई कर सकती हूँ थानेदार जी? वो बौखलाहट आमेज़ लहजे में बोली। मैंने तो इन्हें गली वाले गड्ढे में फेंक दिया था, मुझे तो और कुछ पता भी नहीं। थानेदार साहब, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, सिद्दीक खोकर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अकबर की मौत ने दोनों घरों की खुशियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगले साल के तीसरे महीने में फौजिया और असगर की शादी तय है। पता नहीं ये हादसा फौजिया की शादी पर क्या असर डालेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर खुशामद करता हूँ कि मेरी बच्ची को अपनी तफ्तीश से दूरी रखें। बड़ी मेहरबानी होगी जनाब की। सिद्दीक, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए बाप की मजबूरियों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बेटी फौजिया को शामिल तफ्तीश नहीं कर रहा, ये तो मेरी तफ्तीश मुझे फौजिया तक ले आई है। मैं इसके जवाब से मुतमईन हूँ। इसने यकीनन कांच के टुकड़े गली वाले गड्ढे ही में फेंके होंगे, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गड्ढे के अंदर से निकलकर चूड़ियों के ये टुकड़े दरिया के किनारे खड़े टहली के दरख्त के नीचे कैसे पहुंच गए थे। ये काम खुद ब खुद तो नहीं हो सकता ना, किसी न किसी इंसान ने तो ये काम किया होगा और ऐन मुमकिन है कि ये अकबर के कातिल ही का किया धरा हो, मगर इसकी इस हरकत ने फौजिया की ज़ात को शक के दायरे के अंदर खड़ा कर दिया है। कहीं कातिल तुम्हारी बेटी को अकबर की मौत का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मैं तुम्हें डराने या धमकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा। सिद्दीक, अगर तुम्हारी बेटी फौजिया की यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी है तो मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करो। मैं ये सब आप लोगों की खैर खाई की क़स्द से कर रहा हूँ। अज़ीज़ाबाद में कोई एक भी शख्स हमारा दुश्मन नहीं है, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, और उधर फतेहपुर में? फतेहपुर? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। हाँ, मैंने सर को अस्पाती जुम्बिश दी और कहा, फतेहपुर के बसनेक नज़ीर हुसैन तरखान का औजारों वाला 24 संदूक इस वाक़ये से चंद रोज़ पहले किसी ने उसकी दुकान के अंदर से चुरा लिया था। ये वही संदूक है जिसके अंदर तुम्हारे भतीजे अकबर खोकर की लाश बंद थी।
قاتل اتنا چالاک اور عیار ہے کہ وہ اپنے کالے کرتوت کو عزیز آباد اور فتح پور سے ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے اس کیس کے ہر زاویے کو گہری نظر سے دیکھنا ہے صدیق، اسی لیے میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر پوچھا، وہ تمہارا غصے کا تیز بیٹا کہاں ہے؟ قادر رفیق کے گھر گیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ اکبر کی تدفین کل رات ہی میں کر دی گئی تھی، لیکن رات کے پچھلے پہر اچانک بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے قبر کی مٹی اپنی جگہ پر نہیں رہی۔ میں نے ہی قادر کو ادھر بھیجا ہے تاکہ وہ اصغر اور رفیق کی مدد کرے۔ میرے خیال میں وہ لوگ اس وقت قبرستان میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم میں سے کسی کو بھی اکبر کے قتل کے حوالے سے کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتاؤ گے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، صدیق نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ بات میں نے ان دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، لہٰذا فوزیہ بھی دبی دبی زبان میں بولی، جی اچھا۔ فوزیہ تم اندر جاؤ، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے باپ سے چند اہم باتیں کرنا ہیں۔ فوزیہ نے پہلے صدیق کھوکر کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ گمبھیر الجھن تیرتی ہوئی دکھائی دی تھی، تاہم اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس کمرے میں رکنا چاہتی ہو، کوئی اندرونی سوچ یا پھر کوئی بیرونی قوت اسے جانے سے روک رہی تھی۔ تمہارے چھوٹے بھائی رفیق کھوکر اور اس کے گھر والوں پر اس وقت ایک قیامت گزر رہی ہے۔ فوزیہ کے جانے کے بعد میں نے صدیق کھوکر کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے میں نے ان لوگوں پر زیادہ جرح نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے تو رفیق سے میری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن کی تصدیق یا تردید بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے موجودہ کیس کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مجھے اسی سلسلے میں تمہارا تعاون چاہیے صدیق۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مقتول اکبر کا رشتہ پہلے تمہاری بڑی بیٹی عالیہ کے ساتھ طے تھا، پھر ان لوگوں نے اس رشتے کو ختم کر دیا، کیا اس کا کوئی خاص سبب تھا؟ ان لوگوں نے نہیں، بلکہ اس رشتے کو توڑنے میں صرف اور صرف میری نامعقول بھابھی بشریٰ کا ہاتھ ہے، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا۔ ہم دونوں بھائیوں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے رشتے پکے کیے تھے۔ عمر اور ظاہری و باطنی خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عالیہ کے لیے اکبر کو اور فوزیہ کے لیے اصغر کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس فسادی عورت نے رٹا ڈال دیا۔ اس نے اکبر کے کان بھرنا شروع کیے کہ عالیہ صورت شکل کی اچھی نہیں ہے، اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دے تو وہ اس کی شادی اپنے بھائی ملک خدا بخش کی اکلوتی بیٹی فرزانہ سے کرا دے گی۔ فرزانہ کو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور اور پری سمجھتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرزانہ عالیہ کے مقابلے میں زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا جناب۔ بشریٰ پہلے بھی کئی بار خدا بخش سے رشتے کا تقاضا کر چکی ہے اور ہر مرتبہ وہاں سے اسے نہ ہی سننے کو ملی ہے۔ ہاں مجھے پتہ چلا ہے، فرزانہ کی ماں شبنم اس کی شادی اپنی چھوٹی بہن جمیلہ کے اکلوتے بیٹے مہر سکندر سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور خدا بخش اپنی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں رکھتا، اسی لیے وہاں سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہو رہا۔ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے، لیکن اصول اور اخلاق بھی کوئی شے ہوتی ہے تھانے دار صاحب، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ بشریٰ جہاں چاہے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے جوتیاں گھساتی اور سر پٹکتی رہے، مگر عالیہ سے اس کا رشتہ طے ہو جانے سے پہلے تھا یہ سب کچھ۔ جب عالیہ اور اکبر کی شادی کا معاملہ پکا ہو گیا تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، مگر بشریٰ نے تو تمام اخلاقی اور معاشرتی حدود کو پھلانگ ڈالا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر مزید 2-3 گہری سانسیں لینے کے بعد برہمی آمیز لہجے میں گویا ہوا، بشریٰ نے اکبر کی سماعت میں جو زہر اونڈیلا، اس نے جو کان بھرے، اس کے نہایت ہی خطرناک اثرات مرتب ہوئے تھے۔ پہلے تو اکبر اس ضد پر اتر آیا کہ وہ عالیہ کے بجائے فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ احمقانہ خواہش کسی بھی طرح پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنی ناکامی کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ دوسری جانب بشریٰ مسلسل اس کے کانوں میں ددیال کے خلاف زہر اونڈیل کر اکبر کو اپنی بھتیجی کے حصول کے خواب دکھا رہی تھی۔ 2-3 ماہ تک یہ واہیات صورتحال ادھر سے ادھر حرکت کرتی رہی
और फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। सिद्दीक के खामोश होने पर मैंने कहा, अब तो हो चुका थानेदार साहब। वो मायनाखेज लहजे में बोली, अगर मैं भी बुशरा की तरह कमीनगी और कमजोरी का मुजाहरा करते हुए फौजिया और असगर का रिश्ता भी तोड़ देता तो हम दोनों भाइयों में हमेशा के लिए ताल्लुकात ख़त्म हो जाना थे। मैंने सब्र और बर्दाश्त से काम लिया, इसलिए हमारे बीच निफाक पैदा नहीं हो सका। तुमने अपने अक्लमंद होने का सबूत दिया है सिद्दीक, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कहा, लेकिन मुझे पता चला है कि गुज़िश्ता रोज़ तुम भाइयों में अच्छी खासी तर्क कलामी हो गई थी। इस बदमज़गी का सबब भी यही फितना परवर औरत बुशरा ही थी। वो मोतदिल अंदाज में बोला, घर मातम कदा बना हुआ है, मगर इसकी ज़बान शरंगेजी से बाज रहने को तैयार नहीं। बस इसकी कड़वी और कसीली बातों ने हम भाइयों के दिमाग थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिए थे, लेकिन फ़ौरन ही हम लोगों ने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और सारा मामला रफ़े दफ़े हो गया। मैंने मज़ीद 15-20 मिनट सिद्दीक खोकर के साथ बातचीत में गुजारे। फिर कांस्टेबल शौकत अली के हमरा वापस थाने आ गया। जब हम थाने पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी और बारिश को भी दोबारा होश आ गया था। गुज़िश्ता शाम शुरू होने वाली बारिश अगली सुबह का सूरज तुलू होने से पहले रुखसत हो गई थी। इतवार 15 नवंबर के दिन का आगाज़ हुआ तो मतला साफ था, ताहम सर्दी की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो कांस्टेबल इकराम शाह मेरे कमरे में आ गया। शाह जी, आज तो इतवार है, मैंने इस पर निगाह जमाते हुए ही कहा, तुम घर का चक्कर लगाने नहीं गए? इकराम शाह की रिहाइश उधर अजीज़ाबाद ही में थी और वो इतवार का दिन अक्सर अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारा करता था। उसने मुझसे इजाज़त लेने के बाद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मलिक साहब, मैं इस हफ्ते में 2-3 बार जल्दी छुट्टी लेकर घर जा चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये इतवार मैं आपके साथ थाने में गुजारूंगा और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करना है। उसने आखिरी जुमला कुछ ऐसे अंदाज में अदा किया था कि मैं चौंके बिना न रह सका। कौन सी ज़रूरी बात? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या इस बात का ताल्लुक मौजूदा केस से है? अकबर खोकर मर्डर केस ने इन दिनों मेरा दिमाग घुमा कर रखा हुआ था और मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता था। कई एक ज़ाविये वाज़े भी हो चुके थे, मगर अभी तक मैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंच नहीं पाया था। जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने एक ऐसा बंदा ढूंढ निकाला है जिसने वकुआ से चंद रोज़ पहले मकतूल और सिद्दीक खोकर की छोटी बेटी फौजिया को इसी टहली के दरख्त के नीचे झगड़ा करते देखा था जहाँ से शौकत अली को सब चूड़ियों के टुकड़े मिले थे। वो बंदा कौन है? इकराम शाह की ज़रूरी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी थी। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, इस वक्त वो कहाँ है? उसका नाम गफूर अहमद है मलिक साहब, और वो भी अजीज़ाबाद ही का रहने वाला है। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। तो इसे फ़ौरन अंदर बुलाओ, मैंने कहा। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में एक पस्ता कामत दरमियानी उम्र के शख्स को बैठे हुए देखा था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस वक्त मैंने यही सोचा था कि वो मामूल का कोई फरियादी होगा। चंद लम्हात के बाद इकराम शाह गफूर अहमद को मेरे पास ले आया। गफूर पेशे के एतबार से कुम्हार था और मट्टी की तलाश में उसका अक्सर दरिया की जानिब जाना होता रहता था। इकराम शाह ने मुझे जो कुछ बताया है, अगर इसमें एक भी बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हशर करूँगा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़कर सपाट आवाज़ में कहा, क्योंकि ये मामला नहायत ही हसास और ख़ास नौइयत का है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा सरकार? गफूर लिजाजत आमेज़ लहजे में बोला, मैंने जो देखा वही शाहजी को बताया है। मुझे भी बताओ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सब कुछ सच और 100% खरा। मैं हस्बे ज़रूरत मिट्टी लेने के लिए दरिया की तरफ जा रहा था तो मैंने रफ़ीक खोकर के बड़े बेटे और सिद्दीक खोकर की छोटी बेटी फौजिया को आपस में झगड़ा करते देखा था। अकबर ने फौजिया की कलाई थाम रखी थी और फौजिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने इनके मामलात में मुदाखलत करना ज़रूरी न समझा और आगे बढ़ गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो दोनों मुझे कहीं नज़र न आए। मैं इन्हें जहन से निकाल कर अपने घर आ गया था। फौजिया की चूड़ियाँ टूटने और इनके टुकड़े टहली के दरख्त तले पाए जाने का राज खुल गया था। मैंने गफूर से सवाल किया, ये कितने दिन पहले का वाक़या है? यही कोई 5-6 दिन पहले का सरकार। उसने बताया, उस रोज़ पीर का दिन था।
मेरे और गफूर अहमद के दरमियान ये गुफ्तगू 15 नवंबर बरोज़ इतवार की सुबह हो रही थी। इससे पहले पीर का दिन तो 9 नवंबर को पड़ा था। मैंने गफूर से पूछा, इस वाक़े के बारे में तुमने और किस किस को बताया है? किसी को भी नहीं सरकार, वो रोनी सी सूरत बनाकर बोला। मैंने ताकीदी लहजे में कहा, और किसी को बताना भी नहीं। जो आपका हुक्म थानेदार साहब। वो सरापा फर्माबरदारी बनते हुए बोला। मैं तो इस वाक़े को भूल ही गया था। इंसान की ज़िंदगी में अपने दुख ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो दूसरों के मामलात को कहाँ याद रख सकता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दुखों में इजाफा ना करूं, तो अपनी ज़बान पर ताला डालकर रखना, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। कम से कम इस वक्त तक तुम्हें खामोश रहना है, जब तक अकबर खोकर का कातिल मेरी गिरफ्त में नहीं आ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? जी सरकार, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने जो कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ठीक है, इसी में तुम्हारी भलाई है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, क्या इस रोज़ तुमने मकतूल और फौजिया को सिर्फ झगड़ते हुए ही देखा था या इनकी बातें भी सुनी थी? नहीं सरकार, वो सर को दाएं बाएं झटकते हुए बोला। एक तो मैंने इन्हें काफ़ी फासले से देखा था, दूसरा मैंने इनकी बातों पर तवज्जो ही नहीं दी थी। वो बहस व तकरार में एक दूसरे से क्या कह रहे थे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मज़ीद 2-4 मुतालिका सवालात के बाद मैंने गफूर कुम्हार को ज़रूरी हिदायत के साथ जाने की इजाज़त दे दी। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया तो मैंने हवलदार अनवर अली को अपने पास बुला लिया। अनवर अली इस केस के एक एक पहलू से आगाह था। मैंने उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मुख्तसरन बताया और गहरी संजीदगी से कहा, अनवर अली, तुम किसी को अपने साथ ले जाओ और सिद्दीक खोकर की छोटी बेटी फौजिया को यहाँ ले आओ। सिर्फ फौजिया को? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ, मुझे सिर्फ इसी की ज़रूरत है, मैंने तो टोक अंदाज में कहा। अगर इसके बाप ने कोई रोक डाली तो? अनवर अली, क्या तुम नहीं जानते कि कारी सरकार में रोक डालना एक संगीन जुर्म है? मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा। जो भी शख्स तुम्हें इस कार्रवाई से रोकने की कोशिश करे, तुम इसे भी साथ थाने ले आना, आज़ाद या हथकड़ी लगा के कलाइयों के साथ। ये सब तुम्हारी सवाबदीद पर मुनहसिर है। मेरी जानिब से तुम्हें हर एक्शन की खुली इजाज़त है। समझ गया मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में बोला। आप फिक्र ही ना करें, 1-2 घंटे के अंदर अंदर फौजिया आपके सामने हाजिर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने सताइशी नज़र से हवलदार को देखा। वो मुझे सल्यूट मारने के बाद कमरे से निकल गया। जाने से पहले उसने इकराम शाह को अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मैंने उसकी मुखालफत कर दी थी। इकराम शाह अजीज़ाबाद का रहने वाला था और इस केस के निमट जाने के बाद भी उसके बीवी बच्चों को इसी गांव में रहना था, लिहाजा इस हंगामी नौयत की कार्रवाई में उसका शरीक होना बाज़ हवालों से मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसे जाने से रोक दिया था। हवलदार ने गलत नहीं कहा था। अपने वादे के मुताबिक उसने 1 घंटे में फौजिया को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया था। ये अलग बात कि उसके साथी कादिर और सिद्दीक खोकर भी थाने पहुंच गए थे। वो बाप बेटा इस वक्त बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने फौजिया को अपने सामने बैठने के लिए कहा और नर्म खुई का मुजाहरा करते हुए चंद मिनट की गुफ्तगू के ज़रिए इसके अंदर से डर और खौफ को निकालने और कम करने की कोशिश की। देखो फौजिया, वो कतरे नॉर्मल हो गई तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस रोज़ अपने घर में सब चूड़ियों के टुकड़ों के हवाले से तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने गहरी नज़र से इसे घूरा। वो इज़्तिरारी अंदाज में थूक निगलते हुए कमज़ोर से लहजे में बोली, कैसा वादा थानेदार साहब? ये वादा कि मैंने उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, अब मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उसका तुमने 16 आने दुरुस्त जवाब देना है। मेरी बात समझ रही हो ना? वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए धीरे से बोली, जी। अब गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रही फौजिया, मैंने गंभीर अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। तुमने अगर दोबारा मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो, फिर तुम मुझसे किसी भी रू रियायत की तवक्को न रखना। मैं इस झमेले से तंग आ गई हूँ थानेदार साहब। वो फट पड़ी, आप उसे पूछें, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आज से 6 दिन पहले यानी कि 9 नवंबर बरोज़ पीर तुम और मकतूल अकबर दरिया के किनारे टाहली के एक दरख्त के नीचे खड़े आपस में झगड़ा कर रहे थे।
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس واقعے کا میرے پاس ایک عینی شاہد بھی موجود ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مقتول نے تمہیں کلائیوں سے کیوں جکڑ رکھا تھا اور تم دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اسی کھیچمتانی میں تمہاری چند چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں جن سے تمہاری کلائی زخمی ہو گئی تھی۔ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اس نے ہمت پکڑی اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے حد درجہ زہریلے لہجے میں بولی، وہ اکبر کی بدتمیزی کا کوئی پہلا واقعہ تو تھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی کمینی حرکتیں کر چکا تھا۔ عالیہ باجی سے رشتہ ختم کرنے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے جہاں بھی اکیلا دیکھتا زور زبردستی کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ اس دن ٹہلی کے درخت کے نیچے بھی اس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ فوزیہ کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، مقتول کا تمہارے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیوں تھا؟ بعض لوگوں کی سوچ غلیظ ہوتی ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اکبر بھی بری نیت رکھنے والا بندہ تھا۔ جب عالیہ باجی سے اس کا رشتہ ٹوٹا تو میں نے شکر ادا کیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد وہ میرے پیچھے لگ جائے گا۔ اس کی ماں فتح پور میں اس کی شادی کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ… اب میں کیا کہوں تھانے دار صاحب، آپ سیانے ہیں، میری بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ فوزیہ کے چہرے سے جھلکنے والے کرب نے مجھے اس کے دل پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا، تم نے مقتول کی بدتمیزیوں کے بارے میں اپنے بھائی یا باپ کو بتایا کیوں نہیں؟ جب سے امی کا انتقال ہوا ہے ابو بجھ کر رہ گئے ہیں، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ عالیہ کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد ان کی حالت اور بھی بری ہو گئی ہے، اس لیے میں نے ان سے ذکر نہیں کیا۔ اور قادرے، وہ تو آپ کا گولا ہے تھانے دار صاحب، اس سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ کسی بڑے فساد کو دعوت دینا۔ ہاں، میں اصغر سے گاہے بگاہے تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ اچھا، میں نے معتدل انداز میں کہا اور پوچھا، اصغر کا رد عمل کیا تھا؟ وہ پوری توجہ سے میری بات سننے کے بعد کہتا تھا، فوزیہ، صبر اور برداشت سے کام لو، اگر کوئی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تو ہماری شادی بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم فکر نہ کرو، میں جلدی اس مسئلے کا کوئی حل نکال لوں گا۔ لیکن وہ کوئی بھی حل نکال نہیں سکا۔ پھر جب میری کلائی زخمی ہوئی تو میں نے اسے کہہ دیا، اصغر، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، میں اکبر کو اپنی عزت کے لیے ایک سنگین خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں غرق رہا تھا اور پھر اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر اصغر کھو کر کے الفاظ کو منوعاً میری سماعت میں انڈیل دیا، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو فوزیہ، میں اکبر کا ایسا پکا بندوبست کر دوں گا کہ بدتمیزی تو درکنار، وہ تمہیں چھونے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے 3 روز بعد 12 نومبر کی صبح اکبر کی صندوق بند لاش دریا سے برآمد ہوتی ہے۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے فوزیہ کو دیکھا، یعنی اصغر نے اکبر کا پکا بندوبست کر دیا ہے نا؟ میں اکبر کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ میری بات کا یقین کریں۔ مجھے تمہاری بات کا تو یقین ہے فوزیہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تم نے جو کہانی سنائی ہے اس نے اصغر کی ذات کو شک کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ کیا اکبر کو پیش آنے والے واقعے پر اصغر سے تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ میں نے اصغر سے پوچھا تھا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا ہے تو اس نے جواب دیا تھا کہ قدرت کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، نرالے اور انوکھے، شکر کرو کہ اس بدبخت سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ میں اصغر کو کڑی تفتیش سے گزارنے پر مجبور ہوں فوزیہ، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ابو کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں چھپ چھپ کر اصغر سے ملتی رہتی ہوں، وہ محتاط اور منت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہ پہلے ہی بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہیں، میں ان کی اذیت کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پردہ رکھ لوں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن تمہاری ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا معاملہ حل کرنے کے لیے مجھے اکبر کی بدتمیزیوں کے بارے میں صدیق کھوکر کو بتانا ہی پڑے گا۔ اس نے گردن جھکا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے قادر اور صدیق کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ فوزیہ کو صحیح سلامت دیکھ کر مطمئن تو ہو گئے تھے، تاہم ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اور فوزیہ کی خواہش کی روشنی میں ان باپ بیٹوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر قادر نے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا،
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस मनहूस अकबर की गर्दन का कड़ाका निकाल देता। तुमने बहुत देर कर दी कादिर, मैंने इस खर दिमाग नौजवान की अहमकाना बात के जवाब में तंजिया लहजे में कहा। ये सआदत तुम्हें कभी हासिल नहीं हो सकती। तुमने अपने हाथों से अकबर की लाश को लहद में उतारा है, अब तुम सिर्फ झुंझुलाहट में अपनी उंगलियों के कड़ाके ही निकाल सकते हो। असल से दगा नहीं और कम नस्ल से वफा नहीं, सिद्दीक खोकर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। गंदा अंडा हो या गलीज खून, वो एक दिन जरूर अपना रंग दिखाकर रहता है। सिद्दीक खोकर की बात ने मेरे दिमाग को उलझा दिया। मैं पूछे बिना ना रह सका। सिद्दीक, अभी तुमने कम नस्ल, गंदा अंडा और गलीज खून के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए हैं? इसी मरदूद और लईन के लिए जिसने मेरी आलिया को ठुकरा दिया था, वो नफरत आमेज लहजे में बोला। और अब वो खबीस मनो मट्टी के नीचे दफन हो चुका है। अकबर खोकर तुम्हारे छोटे भाई रफीक खोकर का बेटा था, मैंने खफगी भरे अंदाज में कहा। अपनी नस्ल और खून के लिए ऐसी हल्की और आमियाना बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता सिद्दीक? यह हकीकत नहीं है थानेदार साहब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। अकबर दरअसल बुशरा के पहले शौहर सुल्तान की औलाद है। यूँ समझ लें कि वो बुशरा के साथ जहेज के तौर पर आया था। आप ज़रा हमारा ज़र्फ मुलाहिजा करें कि रफ़ीक ने इसे अपने सगे बेटे का दर्जा दिया और इसके नाम के साथ अपनी ज़ात खोकर को भी टांग दिया। मैंने इसे अपने जिगर का टुकड़ा आलिया की शक्ल में दे दिया और इस बज़ात ने क्या किया? ये तमाम तर गंदखाना आपके सामने है जनाब। ये सब सुनकर मुझे हैरत के साथ ही बेहद अफसोस भी हुआ है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए वाशिकाफ अल्फाज में कहा, लेकिन इस ज़मीनी हकीकत को नहीं बदला जा सकता कि अकबर का कत्ल हुआ है और उसका कातिल अभी तक आज़ाद घूम रहा है। आप कानून के रखवाले हैं थानेदार साहब, और कानून की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, सिद्दीक ने अजीब से लहजे में कहा। आप कानून को हरकत में लाकर अकबर के कातिल को आहनी गिरफ्त में ले सकते हैं और हमें जाने की इजाज़त दें यहाँ से। मैं वही करने जा रहा हूँ, मैंने बड़े अज़्म से कहा। कातिल ने तंजिया लहजे में पूछा, तो फिर हमें इजाज़त है? इन्हें मज़ीद थाने में रोकने का जवाब फ़िलहाल बाकी नहीं रहा था, लिहाजा मैंने कादिर के इस्तफसार के जवाब में अपने सर को इस्पात में जुम्बिश देने पर इक्तफ़ा किया। तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक रास्ता मिल गया था। अगले रोज़ मैंने असगर खोकर को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया। फौजिया से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अकबर को मौत के घाट उतारने में असगर का हाथ हो सकता था। अगर सिद्दीक खोकर ने मुझे अकबर के माजी के बारे में न बताया होता तो असगर को शायद मैं अकबर के कत्ल में मुलविस न समझता, मगर अब तो सूरत हाल ही बदल गई थी। लेकिन जब मैं असगर की ज़बान खुलवाने के लिए इस पर दबाव डाल रहा था तो उसका बाप रफ़ीक होकर एक नई और सनसनीखेज़ कहानी के साथ मेरे पास पहुंच गया। अकबर की मौत का मैं ज़िम्मेदार हूँ थानेदार साहब, रफ़ीक ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। आप असगर को छोड़ दें। मैंने इस शैतान की औलाद अकबर को ख़त्म करके अपनी माजी की गलतियों की तलाफ़ी करने की कोशिश की है। आप मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं कड़ी से कड़ी सज़ा पाने को तैयार हूँ। इसके बाद रफ़ीक खोकर ने अपना जो बयान हल्फी दिया, इसका खुलासा कुछ इस तरह से था। मैं तमाम हालत से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुका था। अकबर जैसे मूजी इंसान को मौत की नींद सुलाने के सिवा और कोई चाराकार नहीं था। मैंने फतेहपुर के तरखान का 24 संदूक चुराने के लिए किराए के एक चोर से मदद ली और मज़कूरा संदूक को इधर अजीज़ाबाद ही में दरिया के नज़दीक बने हुए गल्ले के गोदाम में छुपा दिया। जब अकबर फतेहपुर जाने के लिए घर से निकला तो मैंने इसे एक अलसी का लड्डू खिला दिया। अलसी के लड्डू अकबर की कमज़ोरी थे, लेकिन मैंने बकुआ की सुबह से अलसी का जो लड्डू अपने हाथ से खिलाया, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का जहर मिला हुआ था। वो जहर इसके खून में शामिल होकर इसे 15 से 20 मिनट में इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा देता। जब अकबर गल्ले वाले गोदाम के नज़दीक पहुंचा तो जहर ने अपना काम दिखा दिया। मैं थोड़ा फासला रखकर उसका ताक़ुब कर रहा था। मैं इसकी लाश को घसीटकर गोदाम में ले गया और इसी रात जब करमू मछेरा अपना काम निपटा कर वापस चला गया तो मैंने पहले संदूक को और फिर अकबर की लाश को घसीटकर दरिया के किनारे पहुंचा दिया। इसके बाद का काम मेरे लिए मुश्किल साबित नहीं हुआ था। संदूक को फतेहपुर से चोरी करवाना और अजीज़ाबाद के इलाके में दरियाई झाड़ियों में फंसाकर तुम ये तासुर देना चाहते थे कि अकबर का कत्ल उधर फतेहपुर में हुआ है, मैंने कड़वे लहजे में कहा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है मलिक साहब,
وہ بے خوف لہجے میں بولا، میری خواہش تھی کہ اس قتل کا الزام ملک خدا بخش یا شبنم کے بھانجے مہر سکندر پر آئے، لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی اور میری بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پایا۔ یہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معاملہ نہیں بلکہ دو عملی کا کھیل ہے رفیق کھوکر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ دو عملی کا کھیل؟ اس نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت کے درمیان پوچھا، یہ دو عملی کیا ہوتی ہے تھاندار صاحب؟ جب کسی گھر میں یا کسی ملک میں بیک وقت دو افراد کی حکمرانی ہو تو بد انتظامی اور انتشار عروج کو پہنچ جاتا ہے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ایسی ہی صورتحال کو دو عملی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اور وضاحت جیل کی دیواروں کے پیچھے گاہے بگاہے تمہیں حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے اسے ڈرانے کے لیے کوئی خوفناک بات بتا دی ہو۔